अगर आज की रात आप इस वीडियो को पूरा सुन लेते हैं तो आप उस सबसे बड़े सवाल का जवाब जान पाएंगे जो शायद मानवता ने कभी पूछा है। हम सब कहाँ जा रहे हैं? और जब आप इस यात्रा की असलियत जान लेंगे तो ब्रह्मांड को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ शुरू करते हैं ये अविश्वसनीय यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पल में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप असल में ब्रह्मांड में किस गति से यात्रा कर रहे हैं? आप सोच रहे होंगे कि आप तो बस अपने बिस्तर पर या कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय आप हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अनजान दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। पृथ्वी घूम रही है, सूरज भाग रहा है, हमारी आकाशगंगा तैर रही है और पूरा ब्रह्मांड एक रहस्यमयी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा है। चैप्टर 1, ब्रह्मांड की यात्रा की शुरुआत, द बिगिनिंग ऑफ कॉस्मिक मूवमेंट। जब आप रात को आसमान की ओर देखते हैं तो सब कुछ शांत और स्थिर दिखाई देता है। तारे अपनी जगह पर टिके हुए लगते हैं, चांद धीरे धीरे आकाश में तैरता नजर आता है और सब कुछ एक सुकून भरी स्थिरता में डूबा हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है, एक खूबसूरत धोखा जो हमारी आंखें हमें देती हैं। असलियत में इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज लगातार गति में है, हर पल, हर सेकंड, बिना रुके, बिना थके। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे छोटी चीज से। अगर हम किसी भी वस्तु को बहुत ही छोटे स्तर पर देखें तो हम पाएंगे कि उसके अंदर के परमाणु लगातार कंपन कर रहे हैं। ये परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं कि करोड़ों परमाणु मिलकर भी एक बाल की मोटाई के बराबर नहीं होते, लेकिन फिर भी ये कभी रुकते नहीं हैं। इन परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अविश्वसनीय गति से चक्कर लगा रहे हैं। यह गति इतनी तेज है कि अगर हम इसे मानवीय पैमाने पर समझने की कोशिश करें तो यह प्रकाश की गति के एक बड़े हिस्से के बराबर होगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। जब हम थोड़ा बड़े स्तर पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा शरीर, हमारी पृथ्वी और हमारे चारों ओर की हर चीज इन गतिमान परमाणुओं से बनी है और ये सारी चीजें भी गति में हैं। आप इस समय अपने कमरे में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि आप स्थिर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप इस पल में कई तरह की गतियों का अनुभव कर रहे हैं, बस आपको इसका एहसास नहीं हो रहा। सोचिए, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हैं और वो ट्रेन एक समान गति से चल रही है तो आपको लगता है कि आप स्थिर हैं। आप ट्रेन में चाय पी सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या सो भी सकते हैं। लेकिन अगर आप खिड़की से बाहर देखें तो आपको पता चलता है कि आप वास्तव में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। पेड़, मकान और खेत पीछे छूटते जा रहे हैं। यही स्थिति हमारी पृथ्वी के साथ है। हम सभी एक विशाल अंतरिक्ष यान पर सवार हैं जिसका नाम है पृथ्वी, और यह लगातार कई दिशाओं में गति कर रही है। पृथ्वी पहली गति जो करती है वह है अपनी धुरी पर घूमना। ये वही गति है जो दिन और रात को जन्म देती है। जब आपकी जगह सूरज की ओर होती है तो दिन होता है, और जब यह सूरज से दूर घूम जाती है तो रात हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह घूर्णन कितनी तेज गति से हो रहा है? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की सतह लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। यह एक जेट विमान की गति से भी ज्यादा तेज है। फिर भी हमें इसका कोई एहसास नहीं होता क्योंकि यह गति लगातार और समान है। अब सोचिए, अगर पृथ्वी अचानक से अपनी गति बदल दे या रुक जाए तो क्या होगा? सब कुछ हवा में उड़ जाएगा, समुद्र का पानी जमीन पर आ जाएगा, इमारतें गिर जाएंगी और पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। लेकिन सौभाग्य से पृथ्वी अपनी गति को अरबों सालों से बनाए हुए है। यह ना तो अचानक तेज होती है और ना ही धीमी, यह एक सुंदर संतुलन में है। लेकिन पृथ्वी केवल घूमती ही नहीं है, यह सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। यह दूसरी गति है जो हमारे ग्रह को एक वर्ष में सूरज के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में मदद करती है। इस यात्रा में पृथ्वी लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। यह गति इतनी अधिक है कि अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो यह एक सेकंड में लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करने जैसा है।
जिस समय आप ये एक वाक्य पढ़ते हैं उस समय में पृथ्वी अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर आगे बढ़ चुकी होती है। यह कक्षीय गति ही वह है जो मौसमों को जन्म देती है। जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो इसकी धुरी थोड़ी झुकी होती है। इस झुकाव की वजह से साल के अलग अलग समय में सूरज की किरणें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग कोणों से पड़ती हैं। जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तो वहाँ गर्मी होती है, और जब यह दूर झुकता है तो सर्दी आ जाती है। ये सब इस निरंतर गति का परिणाम है। अब तक हमने पृथ्वी की दो गतियों के बारे में बात की, इसका घूर्णन और इसकी सूरज के चारों ओर परिक्रमा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज भी स्थिर नहीं है। हमारा सूर्य जो हमें रोशनी और गर्मी देता है वो भी एक विशाल यात्रा पर है। सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और जब सूरज चलता है तो वो अपने साथ सभी ग्रहों को भी ले जाता है, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। मिल्की वे आकाशगंगा एक विशाल संरचना है जिसमें लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं। इसकी एक सर्पिल आकृति है, जैसे कि एक विशाल चक्की, और हमारा सूरज इस चक्की के एक किनारे पर स्थित है। सूरज इस आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करता है, और वो लगभग 9 खरब किलोमीटर होती है। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितनी विशाल संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। सूरज लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। ये गति इतनी तेज है कि फिर भी इसे एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 22 से 30 करोड़ साल लगते हैं। इस समय अवधि को एक कॉस्मिक ईयर या ब्रह्मांडीय वर्ष कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब से डायनासोर पृथ्वी पर चलते थे तब से अब तक सूरज ने अपनी आकाशगंगा के चारों ओर केवल 1/4 चक्कर ही पूरा किया है। तो अब तक हमने सीखा कि हम 3 बड़ी गतियों में हिस्सा ले रहे हैं: पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की सूरज के चारों ओर परिक्रमा, और सूरज की आकाशगंगा के चारों ओर यात्रा। लेकिन क्या ये सब है? क्या यहीं पर ये यात्रा समाप्त हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस शुरुआत है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा भी गति में है। ये अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से तैर नहीं रही, बल्कि ये भी एक बड़े समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस समूह में लगभग 50 से अधिक आकाशगंगाएं हैं, और ये सभी एक दूसरे की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण खिंची हुई हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। एंड्रोमेडा लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमारी ओर आ रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 4 से 5 अरब सालों में ये दोनों विशाल आकाशगंगाएं टकराएंगी और एक नई और भी बड़ी आकाशगंगा का निर्माण करेंगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये घटना इतनी धीमी होगी कि पृथ्वी पर जीवन पर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तारे इतने दूर दूर होते हैं कि जब दो आकाशगंगाएं टकराती हैं तब भी अधिकतर तारे एक दूसरे से टकराए बिना निकल जाते हैं। ये सब समझने के बाद हम एक महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। अगर सब कुछ गति में है तो क्या कोई स्थिर संदर्भ बिंदु है? क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसी जगह है जिसे हम केंद्र कह सकें? इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है। हर जगह से देखने पर ऐसा लगता है कि बाकी सब कुछ आपसे दूर जा रहा है। ये ऐसा है जैसे आप एक गुब्बारे की सतह पर एक बिंदु हो, और जब गुब्बारा फूलता है तो हर बिंदु हर दूसरे बिंदु से दूर जाता है। तो अंत में इस पहले अध्याय में हमने ये समझा कि गति ब्रह्मांड का मूल स्वभाव है। परमाणुओं से लेकर आकाशगंगाओं तक सब कुछ लगातार चल रहा है। ये गति ही वो है जो समय को आगे बढ़ाती है, जो जीवन को संभव बनाती है, और जो इस ब्रह्मांड को जीवंत और गतिशील बनाती है। अगले अध्याय में हम और गहराई से देखेंगे कि पृथ्वी की ये छिपी हुई गतियां कैसे काम करती हैं और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चैप्टर 2, पृथ्वी की छिपी हुई गति, अर्थ्स हिडन वेलोसिटीज। जब आप सुबह उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको सब कुछ बिल्कुल वैसा ही मिलता है जैसा आपने कल छोड़ा था। वही पेड़, वही इमारतें, वही सड़कें, सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर और शांत। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप रात को सोए थे तब आप लाखों किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे।
अगर मैं कहूं कि इस समय भी जब आप ये सुन रहे हैं, आप एक साथ कई अलग अलग गतियों में भाग ले रहे हैं और इन सभी गतियों की संयुक्त रफ्तार इतनी है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए एक साधारण प्रयोग से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आप एक बस में बैठे हैं। बस एक समान गति से चल रही है, कोई झटका नहीं, कोई मोड़ नहीं। आप अपनी सीट पर आराम से बैठे किताब पढ़ रहे हैं। अब आप अपने हाथ से एक सिक्का ऊपर की ओर उछालते हैं। क्या होता है? सिक्का सीधे ऊपर जाता है और वापस आपके हाथ में आ जाता है। वो पीछे की सीट पर नहीं गिरता, हालांकि बस आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप, सिक्का और बस सभी एक ही गति साझा कर रहे हैं। आपको बस की गति का एहसास नहीं होता क्योंकि आप उसका हिस्सा हैं। यही सिद्धांत पृथ्वी पर भी लागू होता है। हम सभी पृथ्वी की गति का हिस्सा हैं, इसलिए हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन ये गति बेहद वास्तविक और बेहद तेज है। आइए इन गतियों को एक एक करके समझते हैं। पहली गति है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी एक विशाल गेंद की तरह है जो अपनी जगह पर लगातार घूम रही है। इस घूर्णन को पूरा होने में 24 घंटे लगते हैं, जिसे हम एक दिन कहते हैं। लेकिन पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर लगभग 12,734 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि अगर आप भूमध्य रेखा पर खड़े हैं तो आप 24 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहे हैं। जब हम इसे गति में बदलते हैं तो ये लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे बैठती है। अब इस गति को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक तेज रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति लगभग 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। इसका मतलब है कि आप इस समय एक बुलेट ट्रेन से 4 गुना तेज गति से घूम रहे हैं। एक लड़ाकू जेट विमान जो आसमान में उड़ता है, उसकी गति लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो आप लगभग उसी गति से घूम रहे हैं। फिर भी आपको जरा भी हवा का झोंका महसूस नहीं होता। लेकिन ये गति हर जगह एक समान नहीं है। अगर आप भूमध्य रेखा से दूर उत्तर या दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये गति कम होती जाती है। ध्रुवों पर, जहां पृथ्वी की धुरी है, वहां गति लगभग शून्य हो जाती है। ये ऐसा है जैसे एक घूमती हुई चक्री के केंद्र में खड़े होना। आप घूम तो रहे हैं, लेकिन आपकी जगह नहीं बदल रही। भारत में जो भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर में है, ये गति लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है। ये घूर्णन ही वो है जो दिन और रात का निर्माण करता है। जब आपका इलाका सूरज की ओर होता है तो सूरज की रोशनी आप तक पहुंचती है और दिन होता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, आपका इलाका सूरज से दूर होता जाता है और शाम फिर रात हो जाती है। ये एक निरंतर चक्र है जो अरबों सालों से चल रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये घूर्णन धीरे धीरे धीमा हो रहा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के महासागरों में ज्वार पैदा करता है। ये ज्वार पृथ्वी की सतह पर एक तरह का घर्षण पैदा करता है जो धीरे धीरे पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर रहा है। हर 100 साल में एक दिन की लंबाई लगभग 2 मिलीसेकंड बढ़ जाती है। ये बहुत कम लगता है, लेकिन लाखों सालों में ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि करोड़ों साल पहले जब डायनासोर पृथ्वी पर थे, तब एक दिन केवल 22 घंटे का होता था और भविष्य में लाखों साल बाद दिन और भी लंबे हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी गति पर, पृथ्वी की सूरज के चारों ओर परिक्रमा। ये वो गति है जो एक साल का निर्माण करती है। पृथ्वी सूरज से औसतन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस दूरी को एक खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। पृथ्वी इस दूरी पर एक अंडाकार कक्षा में सूरज के चारों ओर घूमती है। एक पूरा चक्कर लगाने में उसे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही कारण है कि हर 4 साल में हमें एक लीप ईयर मिलता है, जिसमें फरवरी महीने में एक दिन ज्यादा होता है। इस परिक्रमा की गति लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये इतनी तेज है कि अगर हम इसे प्रति सेकंड में मापें तो पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इसका मतलब है कि जितनी देर में आप इस एक वाक्य को सुन रहे हैं, उतनी देर में पृथ्वी अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। अगर आप 1 मिनट के लिए रुकें और सोचें, तो इस 1 मिनट में पृथ्वी ने लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा कर ली है। ये दिल्ली से कोलकाता की दूरी से भी ज्यादा है। ये कक्षीय गति ही वो है जो मौसमों को जन्म देती है। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी है जो बहुत से लोगों को होती है। लोग सोचती हैं कि गर्मी तब होती है जब पृथ्वी सूरज के करीब होती है और सर्दी तब होती है जब वो दूर होती है। लेकिन ये सच नहीं है। असल में जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, तब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। मौसमों का असली कारण पृथ्वी की धुरी का झुकाव है।
पृथ्वी की धुरी इसकी कक्षा के समतल से लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव की वजह से जब उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर झुका होता है तो वहां सूरज की किरणें सीधी और तेज पड़ती हैं, जिससे गर्मी होती है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध सूरज से दूर झुका होता है और वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे सर्दी होती है। 6 महीने बाद स्थिति उलट जाती है। ये झुकाव ही वो है जो हमें वसंत, गर्मी, शरद और सर्दी देता है। अब तीसरी और सबसे रोमांचक गति, सूरज की आकाशगंगा के चारों ओर यात्रा और हम सब उसके साथ। हमारा सूरज मिल्की वे आकाशगंगा के एक किनारे पर स्थित है। ये आकाशगंगा एक विशाल सर्पिल संरचना है जिसमें अरबों तारे हैं। इसके केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल इतना विशाल है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पूरी आकाशगंगा को एक साथ बांधे रखती है। सूरज इस आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है और ये इस केंद्र के चारों ओर लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। ये गति लगभग 7,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे बैठती है। ये इतनी तेज है कि हमारी कल्पना से भी परे है। फिर भी इस गति के बावजूद सूरज को आकाशगंगा के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 22 से 30 करोड़ साल लग जाते हैं। इस विशाल समय अवधि को समझने के लिए आइए पीछे की ओर देखते हैं। आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले जब सूरज अपनी पिछली आकाशगंगीय यात्रा शुरू कर रहा था, तब पृथ्वी पर डायनासोर का युग अपने चरम पर था। उस समय से लेकर अब तक सूरज ने अपनी आकाशगंगा के चारों ओर लगभग एक पूरा चक्कर लगा लिया है। इस दौरान पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल गया। डायनासोर विलुप्त हो गए, स्तनधारी जीवों का विकास हुआ और अंततः मानव प्रजाति का जन्म हुआ। लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर ये सब एक पल की तरह है। जब सूरज इस यात्रा पर है तो वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि वो एक लहरदार पथ पर चलता है। कभी आकाशगंगा के तल से ऊपर उठता है तो कभी नीचे जाता है। ये ऐसा है जैसे एक डॉल्फिन पानी में तैरते हुए ऊपर नीचे कूदती है। सूरज हर 3 से 4 करोड़ साल में आकाशगंगा के तल को पार करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सूरज इस तल को पार करता है तब पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बौछार होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में अधिक धूल और मलबा होता है। लेकिन यहाँ एक और चौंकाने वाला तथ्य है। सूरज जब आकाशगंगा के चारों ओर घूमता है तो वो अकेला नहीं होता। हमारा पूरा सौरमंडल, सभी ग्रह, उनके चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सब कुछ सूरज के साथ चलता है। और इस यात्रा में हम एक विशेष संरचना बनाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रह सूरज के पीछे एक पंक्ति में चलते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। असल में जब सूरज आगे बढ़ता है तो ग्रह उसके चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये ऐसा है जैसे एक सर्पिल संरचना बन रही हो जिसमें सूरज आगे बढ़ रहा है और ग्रह उसके चारों ओर नाच रहे हैं। अब अगर हम इन तीनों गतियों को जोड़ें, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी की सूरज के चारों ओर परिक्रमा और सूरज की आकाशगंगा के चारों ओर यात्रा, तो हमें पृथ्वी की वास्तविक गति का अंदाजा होता है। और ये गति अविश्वसनीय रूप से जटिल है। अगर हम ब्रह्मांड में किसी स्थिर बिंदु से पृथ्वी के पथ को देखें तो ये एक बेहद जटिल सर्पिल होगा जो कभी खुद को दोहराता नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारी आकाशगंगा भी स्थिर नहीं है। वो भी अंतरिक्ष में तैर रही है और उसकी भी अपनी गति है। मिल्की वे आकाशगंगा का सबसे बड़ा पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा है और दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। साथ ही हमारी आकाशगंगा एक और भी बड़े समूह का हिस्सा है जिसे वर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है, और ये पूरा समूह भी एक विशेष दिशा में गति कर रहा है। तो जब आप इस रात को सोने जाएं तो याद रखिए कि आप केवल अपने बिस्तर पर लेटे नहीं हैं, आप एक विशाल अंतरिक्ष यान पर सवार हैं जो अविश्वसनीय गति से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहा है। आप घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और एक महान यात्रा पर हैं। और ये सब इतनी सहजता से हो रहा है कि आपको इसका जरा भी एहसास नहीं होता। यही प्रकृति की सुंदरता है, यही ब्रह्मांड का जादू है। चैप्टर 3, सूर्य का महान सफर, द सन्स ग्रैंड जर्नी। हर सुबह जब सूरज उगता है तो हम उसे आसमान में देखते हैं और सोचते हैं कि वो वहीं है, स्थिर अपनी जगह पर। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा सूरज एक महान यात्री है। वो एक ऐसी यात्रा पर है जो इतनी लंबी है कि मानव सभ्यता का पूरा इतिहास उसके सामने एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। ये यात्रा न केवल दूरी में विशाल है, बल्कि समय में भी अथाह है।
आइए इस अध्याय में हम सूरज की इस अविश्वसनीय यात्रा को समझते हैं, उसके रास्ते को जानते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर ये यात्रा कहाँ जा रही है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सूरज है क्या। बहुत से लोग सूरज को सिर्फ एक गर्म गेंद समझते हैं जो रोशनी देती है, लेकिन वास्तव में सूरज एक विशाल परमाणु भट्टी है। ये हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने का काम लगातार कर रहा है और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है वही हमें प्रकाश और गर्मी के रूप में मिलती है। सूरज का व्यास लगभग 13,09,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। अगर सूरज को एक खोखली गेंद मान ले तो उसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इतना विशाल होने के बावजूद सूरज हमारी आकाशगंगा में एक बेहद साधारण तारा है। मिल्की वे में ऐसे अरबों तारे हैं जिनमें से कुछ सूरज से सैकड़ों गुना बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे भी हैं, लेकिन हमारे लिए सूरज सब कुछ है। वो हमें जीवन देता है, गर्मी देता है और हमारी पृथ्वी को एक रहने योग्य जगह बनाता है। और ये सूरज एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि एक महान यात्रा पर निकला हुआ है। मिल्की वे आकाशगंगा की कल्पना कीजिए। ये एक विशाल चकती जैसी संरचना है जिसके केंद्र में एक उभार है और जिसमें से कई सर्पिल भुजाएं निकलती हैं। अगर हम ऊपर से इसे देखें तो ये एक विशाल आतिशबाजी के पहिए की तरह दिखती है। इस आकाशगंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। याद रखिए, 1 प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है और वो लगभग 9 खरब 40 अरब किलोमीटर होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये आकाशगंगा कितनी विशाल है। हमारा सूरज इस आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 26 से 28 हजार प्रकाश वर्ष दूर है। ये एक सर्पिल भुजा में स्थित है जिसे ओरियन स्पर कहा जाता है। ये भुजा असल में 2 बड़ी सर्पिल भुजाओं के बीच एक छोटी सी शाखा है। अगर हम मिल्की वे को एक शहर माने तो सूरज उपनगर में रहता है, ना कि भीड़ भाड़ वाले केंद्र में। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आकाशगंगा के केंद्र में जहां तारे बहुत पास पास हैं, वहां रेडिएशन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव इतने तीव्र हैं कि जीवन का अस्तित्व लगभग असंभव होगा। सूरज इस आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक लगभग गोलाकार कक्षा में घूम रहा है, लेकिन ये कक्षा पूरी तरह से गोल नहीं है, बल्कि थोड़ी अंडाकार है। कभी सूरज केंद्र के थोड़ा करीब आता है तो कभी थोड़ा दूर चला जाता है। इस यात्रा की गति लगभग 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर इसे घंटे में मापें तो ये लगभग 7,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे बैठती है। ये गति इतनी तेज है कि अगर सूरज पृथ्वी की सतह पर होता और इस गति से चलता तो वो 1 सेकंड में ही पृथ्वी के आधे हिस्से को पार कर जाता। लेकिन इतनी तेज गति के बावजूद सूरज को आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में बहुत लंबा समय लगता है। वैज्ञानिक इस अवधि को अलग अलग तरीकों से मापते हैं और उनके अनुमान के अनुसार ये लगभग 22 करोड़ से 30 करोड़ साल के बीच में है। इस समय अवधि को एक गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। ये इतना लंबा समय है कि हमारी कल्पना में भी नहीं आता। इस समय को समझने के लिए आइए पीछे मुड़कर देखते हैं। आज से लगभग 22 से 30 करोड़ साल पहले जब सूरज अपनी पिछली आकाशगंगीय यात्रा शुरू कर रहा था, तब पृथ्वी कैसी थी? उस समय पृथ्वी पर डायनासोर का युग था। विशाल सरीसृप पृथ्वी पर घूमते थे। महाद्वीप आज की तुलना में अलग जगहों पर थे। समुद्र का स्तर अलग था, जलवायु बिल्कुल अलग थी। और उस समय से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया। डायनासोर विलुप्त हो गए, बर्फ के युग आए और गए, स्तनधारी जीवों का विकास हुआ, मानव प्रजाति का जन्म हुआ, सभ्यताएं उठीं और गिरीं। लेकिन सूरज, वो बस अपनी यात्रा जारी रखता रहा, शांति से, लगातार, बिना रुके। अगर हम सूरज के जन्म से लेकर अब तक की बात करें तो और भी दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। सूरज की उम्र लगभग 4.5 अरब साल है। इसका मतलब ये है कि अपने पूरे जीवन काल में सूरज ने अब तक आकाशगंगा के चारों ओर केवल 20 से 22 चक्कर ही लगाए हैं। सिर्फ 20 से 22 चक्कर 4.5 अरब सालों में। ये संख्या बताती है कि ब्रह्मांडीय पैमाने पर चीजें कितनी धीमी गति से होती हैं। लेकिन सूरज केवल एक गोलाकार पथ पर नहीं चलता, उसकी यात्रा और भी जटिल है। जब सूरज आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है तो वो एक समतल पर नहीं रहता, बल्कि वो ऊपर नीचे भी हिलता रहता है, जैसे एक लहर। आकाशगंगा की एक काल्पनिक समतल सतह है जिसे गैलेक्टिक प्लेन कहा जाता है। सूरज इस समतल के ऊपर और नीचे दोनों ओर जाता है। ये ऐसा है जैसे एक घोड़ा मैदान में दौड़ते हुए ऊपर नीचे उछल रहा हो। सूरज हर लगभग 3 से 4 करोड़ साल में इस गैलेक्टिक प्लेन को पार करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सूरज इस प्लेन को पार करता है
तब पृथ्वी पर कुछ असामान्य घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गैलेक्टिक प्लेन के पास धूल, गैस और मलबे का घनत्व अधिक होता है। जब सूरज इस क्षेत्र से गुजरता है तो ये मलबा सौर मंडल में प्रवेश कर सकता है और कभी-कभी ये पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बौछार का कारण बन सकता है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी सुझाव दिया है कि पृथ्वी पर हुए कुछ बड़े विलुप्ति की घटनाओं का संबंध सूरज की इस ऊपर नीचे की गति से हो सकता है। उदाहरण के लिए डायनासोर का विलुप्त होना, जो लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ था। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि ये किसी विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ और ये उल्कापिंड शायद उस समय सूरज के गैलेक्टिक प्लेन से गुजरने के कारण हमारे सौर मंडल में आया हो। हालांकि ये अभी भी एक सिद्धांत है और इस पर बहस जारी है। अब एक और दिलचस्प सवाल, सूरज जा कहाँ रहा है? क्या उसकी कोई मंजिल है? क्या वो किसी विशेष दिशा में जा रहा है? तकनीकी रूप से सूरज बस आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो हम पाते हैं कि सूरज की यात्रा में एक विशेष दिशा भी है। सूरज इस समय हर्क्यूलिस तारामंडल की दिशा में बढ़ रहा है। ये दिशा आकाशगंगा के केंद्र के विपरीत नहीं है, बल्कि एक कोण पर है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब हम कहते हैं कि सूरज किसी दिशा में जा रहा है तो ये सापेक्ष है, यानी ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस संदर्भ में देख रहे हैं। अगर हम पृथ्वी से देखें तो सूरज हर्क्यूलिस की ओर जा रहा है, लेकिन अगर हम आकाशगंगा के केंद्र से देखें तो सूरज बस एक गोलाकार पथ पर चल रहा है। और अगर हम किसी दूसरी आकाशगंगा से देखें तो सूरज कुछ और ही दिशा में जाता दिखेगा। ये सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसे आइंस्टीन ने समझाया था। सूरज अपनी इस यात्रा में अकेला भी नहीं है। वो अपने साथ 8 ग्रहों को, उनके चंद्रमाओं को, क्षुद्र ग्रहों के बेल्ट को और अनगिनत धूमकेतुओं को ले जा रहा है। ये पूरा सौर मंडल एक इकाई के रूप में यात्रा कर रहा है और ये यात्रा एक सीधी रेखा में नहीं, बल्कि एक सर्पिल पथ पर है। कल्पना कीजिए एक सर्पिल सीढ़ी की जो ऊपर की ओर जाती है। कुछ ऐसा ही सूरज का पथ है, बस ये सीढ़ी अनंत है और इसका कोई अंत नहीं। अब एक और चौंकाने वाला तथ्य, सूरज की यात्रा में वो कभी भी उसी जगह से दोबारा नहीं गुजरता। आप सोच सकते हैं कि अगर वो आकाशगंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वो तो उसी रास्ते पर लौटेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि जब सूरज एक चक्कर पूरा करता है तब तक आकाशगंगा खुद भी घूम चुकी होती है और सारे तारों की स्थिति बदल चुकी होती है। इसके अलावा सूरज का ऊपर नीचे का हिलना भी उसे हर बार एक अलग पथ पर ले जाता है। तो हर यात्रा अनोखी है, हर चक्कर अलग है। सूरज की इस यात्रा का एक और पहलू है जो बहुत कम लोग जानते हैं। सूरज जब आकाशगंगा में घूमता है तो वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से गुजरता है। कुछ क्षेत्र बहुत शांत होते हैं, जहां तारों की संख्या कम होती है। कुछ क्षेत्र में नए तारे बन रहे होते हैं, जहां गैस के विशाल बादल होते हैं। और कुछ क्षेत्रों में पुराने तारे मर रहे होते हैं, जो सुपरनोवा विस्फोटों में बदल जाते हैं। जब सूरज इन अलग अलग क्षेत्रों से गुजरता है तो हमारे सौर मंडल पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर सूरज किसी ऐसे क्षेत्र से गुजरे जहां हाल ही में कोई सुपरनोवा विस्फोट हुआ हो, तो उस विस्फोट से निकली रेडिएशन हमारे सौर मंडल तक पहुंच सकती है। ये रेडिएशन पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित कर सकती है और कभी-कभी ये जीवन पर भी असर डाल सकती है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की चट्टानों में कुछ ऐसे संकेत पाए हैं जो बताते हैं कि अतीत में कभी-कभी पृथ्वी पर अचानक रेडिएशन का स्तर बढ़ गया था। ये शायद किसी पास के सुपरनोवा के कारण हो सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। सूरज इस समय एक बहुत ही शांत और सुरक्षित क्षेत्र में है। हमारे आसपास कोई विशाल तारा नहीं है जो जल्द ही मरने वाला हो। हमारे निकटतम तारे छोटे और स्थिर हैं और अगले कुछ करोड़ सालों तक सूरज की यात्रा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहने वाली है। यह हमारे लिए और पृथ्वी पर जीवन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सूरज का भविष्य क्या है? वो कब तक ये यात्रा जारी रखेगा? सूरज अभी अपने जीवन के मध्य में है। उसकी उम्र लगभग 4.5 अरब साल है और वैज्ञानिकों के अनुसार उसके पास अभी और 5 अरब साल का समय है। इस दौरान वो आकाशगंगा के चारों ओर लगभग 20 से 22 चक्कर और लगाएगा और फिर धीरे धीरे वो अपना ईंधन खत्म करना शुरू कर देगा। वो एक लाल विशालकाय तारे में बदल जाएगा, फिर सिकुड़कर एक सफ़ेद बौने तारे में बदल जाएगा और अंततः ठंडा होकर एक काले बौने में बदल जाएगा। लेकिन ये सब बहुत दूर के भविष्य की बात है। अभी के लिए सूरज अपनी यात्रा पर है, स्थिर,
शांत और लगातार, और हम सब उसके साथ हैं इस महान सफर पर, इस अविश्वसनीय यात्रा पर। हर पल, हर सेकंड हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ रहे हैं, नई जगहों से गुजर रहे हैं, नए क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। चैप्टर 4, आकाश गंगा का रहस्यमय नृत्य, द मिस्टीरियस डांस ऑफ गैलेक्सीज। जब आप रात को आसमान की ओर देखते हैं तो आपको असंख्य तारे दिखाई देते हैं। वे सभी तारे हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे के हिस्से हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं, और हर आकाश गंगा में अरबों तारे हैं। ये संख्या इतनी विशाल है कि हमारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ भी नहीं सकता। लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी आकाश गंगाएं स्थिर नहीं हैं। वे सभी गति में हैं, एक दूसरे के चारों ओर घूम रही हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, और कभी-कभी एक दूसरे से टकरा भी रही हैं। ये एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य है जो करोड़ों सालों से चल रहा है। आइए पहले समझते हैं कि आकाश गंगा क्या होती है। आकाश गंगा तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का एक विशाल संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधा हुआ है। ये आकाश गंगाएं अलग अलग आकारों और आकृतियों में आती हैं। कुछ सर्पिल होती हैं जैसे हमारी मिल्की वे, कुछ अंडाकार होती हैं, और कुछ की कोई विशेष आकृति नहीं होती। उन्हें अनियमित आकाश गंगाएं कहा जाता है। लेकिन चाहे वे किसी भी आकार की हों, सभी आकाश गंगाएं गति में हैं। हमारी मिल्की वे एक सर्पिल आकाश गंगा है। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो ये एक विशाल चक्की की तरह दिखती है जिसमें से कई भुजाएं निकलती हैं। इन भुजाओं में नए तारे लगातार बन रहे हैं। मिल्की वे का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है और इसमें लगभग 200 से 400 अरब तारे हैं। कोई सटीक संख्या नहीं बता सकता क्योंकि बहुत से तारे इतने धुंधले हैं कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। इस आकाश गंगा के केंद्र में एक अति विशालकाय ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना अधिक है। लेकिन मिल्की वे अकेली नहीं है, ये एक समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस समूह में लगभग 50 से अधिक आकाश गंगाएं हैं, हालांकि अधिकतर बहुत छोटी और बौनी आकाश गंगाएं हैं। इस समूह में 3 बड़ी आकाश गंगाएं हैं, मिल्की वे, एंड्रोमेडा और ट्रायंगुलम। इनमें से एंड्रोमेडा सबसे बड़ी है और ये मिल्की वे से लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। ये दूरी सुनने में बहुत लगती है, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह पड़ोस जैसी दूरी है। एंड्रोमेडा आकाश गंगा हमारी मिल्की वे से थोड़ी बड़ी है। इसका व्यास लगभग 2,20,000 प्रकाश वर्ष है और इसमें लगभग 1 खरब तारे हैं। अगर आप एक अंधेरी रात में शहर की रोशनियों से दूर आसमान को देखें तो आप एंड्रोमेडा को एक धुंधले धब्बे के रूप में देख सकते हैं। ये नग्न आंखों से दिखने वाली सबसे दूर की वस्तु है। जब आप उस धब्बे को देखते हैं तो आप वास्तव में 25 लाख साल पुराना प्रकाश देख रहे होते हैं। वो प्रकाश तब चला था जब पृथ्वी पर मानव प्रजाति अभी अभी विकसित होना शुरू हुई थी। और अब सबसे रोमांचक बात, एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जी हाँ, ये दोनों विशाल आकाश गंगाएं एक दूसरे की ओर लगभग 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आ रही हैं। ये लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति है। इतनी तेज गति के बावजूद इन दोनों को मिलने में अभी भी बहुत समय लगेगा। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार लगभग 4 से 5 अरब सालों में ये दोनों आकाश गंगाएं टकराएंगी। लेकिन जब हम कहते हैं कि आकाश गंगाएं टकराएंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि तारे एक दूसरे से टकराएंगे। आकाश गंगा में तारे इतनी दूरी पर होते हैं कि जब 2 आकाश गंगाएं आपस में मिलती हैं तब भी अधिकतर तारे एक दूसरे के पास से बिना टकराए निकल जाते हैं। ये ऐसा है जैसे 2 मच्छरों के झुंड एक दूसरे से गुजर जाएं। बहुत कम संभावना है कि कोई 2 मच्छर सीधे टकराएंगे, लेकिन फिर भी इस टकराव का असर बहुत बड़ा होगा। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा टकराएंगी तो उनकी आकृतियां पूरी तरह से बदल जाएंगी।
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तारे अपनी कक्षाओं से बाहर निकल जाएंगे, कुछ तारे बहुत दूर फेंक दिए जाएंगे तो कुछ नए समूहों में इकट्ठा हो जाएंगे। गैस के विशाल बादल आपस में टकराएंगे, जिससे नए तारों के बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। आसमान में एक अद्भुत नज़ारा होगा। दो आकाश गंगाओं के केंद्र एक दूसरे के चारों ओर नृत्य करेंगे, धीरे धीरे करीब आते जाएंगे और अंततः एक हो जाएंगे। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 2 से 3 अरब सालों तक चलेगी। हाँ, 2 से 3 अरब सालों। ब्रह्मांड में चीजें बहुत धीमी गति से होती हैं। इस पूरे समय के दौरान दोनों आकाश गंगाएं कई बार एक दूसरे के पास से निकलेंगी, फिर दूर चली जाएंगी, फिर वापस आएंगी। हर बार जब वे करीब आएंगी, उनकी आकृति थोड़ी और बदलेगी। अंततः वो एक नई बड़ी आकाशगंगा बनाएंगी। वैज्ञानिकों ने इस नई आकाशगंगा को एक मजेदार नाम दिया है, मिल्कोमेडा या मिल्कड्रोमेडा। ये नाम मिल्की वे और एंड्रोमेडा के मिश्रण से बना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का पृथ्वी पर क्या असर होगा? क्या हमें चिंता करनी चाहिए? सच कहें तो इस टकराव का पृथ्वी पर कोई खतरनाक असर नहीं होगा। हाँ, आसमान में नज़ारा बिल्कुल बदल जाएगा। जहां आज हम रात को एक धुंधली पट्टी के रूप में मिल्की वे को देखते हैं, वहां हमें एंड्रोमेडा भी दिखने लगेगी और वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। कुछ करोड़ सालों में एंड्रोमेडा पूरे आसमान पर छाई हुई दिखेगी। ये एक अविश्वसनीय दृश्य होगा, लेकिन पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित रहेगा, कम से कम इस टकराव के कारण तो। हालांकि उस समय तक शायद पृथ्वी पर जीवन रहेगा भी या नहीं, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि 4 से 5 अरब साल बाद हमारा सूरज खुद भी अपने जीवन के अंतिम चरण में होगा। वो एक लाल विशालकाय तारे में बदल चुका होगा और संभवतः पृथ्वी को निगल चुका होगा, या कम से कम उसे इतना गर्म कर चुका होगा कि यहाँ कोई जीवन नहीं बचेगा। लेकिन ये सब दूर के भविष्य की बातें हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा का ये टकराव कोई अनोखी घटना नहीं है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का टकराव और विलय एक आम बात है। हर समय कहीं ना कहीं 2 या अधिक आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकरा रही हैं। वैज्ञानिकों ने दूरबीनों से हजारों ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां आकाशगंगाएं विलय की प्रक्रिया में हैं। कुछ तो बहुत ही अद्भुत आकृतियां बना रही हैं, कुछ दिल के आकार की दिखती हैं, कुछ अंगूठी जैसी, और कुछ एक दूसरे में घुसी हुई लंबी पूंछों जैसी। असल में हमारी मिल्की वे खुद भी कई छोटी आकाशगंगाओं को निगल रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मिल्की वे के चारों ओर कई बौनी आकाशगंगाएं हैं जो धीरे धीरे हमारी आकाशगंगा में समा रही हैं। उदाहरण के लिए सेजिटेरियस ड्वार्फ आकाशगंगा, जो मिल्की वे से लगभग 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है, धीरे धीरे मिल्की वे में विलीन हो रही है। इस प्रक्रिया में इस बौनी आकाशगंगा के तारे मिल्की वे में फैल रहे हैं और एक लंबी धारा बना रहे हैं जो पूरी मिल्की वे के चारों ओर लिपटी हुई है। ये सब हमें बताता है कि आकाशगंगाएं स्थिर संरचनाएं नहीं हैं, वे लगातार बदल रही हैं, बढ़ रही हैं और विकसित हो रही हैं। छोटी आकाशगंगाएं बड़ी आकाशगंगाओं में समा जाती हैं, बड़ी आकाशगंगाएं आपस में मिलकर और भी बड़ी आकाशगंगाएं बनाती हैं। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के जन्म से लेकर अब तक चल रही है। लेकिन आकाशगंगाओं की ये गति केवल एक दूसरे की ओर या एक दूसरे के चारों ओर ही नहीं है। सभी आकाशगंगाएं एक और बड़ी गति में भी हिस्सा ले रही हैं, ब्रह्मांड का विस्तार। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और इस विस्तार के साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। जो आकाशगंगाएं हमसे दूर हैं, वे हमसे और दूर जा रही हैं, और जो बहुत दूर हैं, वे इतनी तेजी से दूर जा रही हैं कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। ये विस्तार एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि आकाशगंगाएं अंतरिक्ष में घूम रही हैं, बल्कि अंतरिक्ष खुद फैल रहा है। ये ऐसा है जैसे एक गुब्बारे पर कुछ बिंदु बने हों, और जब गुब्बारा फूलता है तो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती है। बिंदु खुद नहीं हिल रहे, बल्कि उनके बीच का स्थान बढ़ रहा है। यही ब्रह्मांड में हो रहा है। इस विस्तार की खोज एडविन हबल ने सन 1920 के दशक में की थी। उन्होंने पाया कि जो आकाशगंगाएं हमसे जितनी दूर हैं, वे उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही हैं। इस खोज ने हमारी ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल दिया।
इससे पहले लोग सोचते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, न बढ़ता है न घटता है। लेकिन हबल की खोज ने साबित किया कि ब्रह्मांड गतिशील है और लगातार बदल रहा है। लेकिन यहाँ एक पहेली है। जो आकाशगंगाएं हमारे बहुत करीब हैं, जैसे कि एंड्रोमेडा, वे हमसे दूर नहीं जा रही, बल्कि हमारी ओर आ रही हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। लोकल ग्रुप के भीतर आकाशगंगाओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि वो ब्रह्मांड के विस्तार के प्रभाव को पार कर जाता है। तो करीबी आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर खिंची रहती हैं, लेकिन जो आकाशगंगाएं दूर हैं, वहां गुरुत्वाकर्षण इतना कमजोर है कि ब्रह्मांड का विस्तार हावी हो जाता है और वे दूर चली जाती हैं। इन सब के बीच एक और रहस्य है, डार्क मैटर। वैज्ञानिकों ने पाया है कि आकाशगंगाओं की गति को समझाने के लिए जो द्रव्यमान हम देख सकते हैं, तारे, गैस, धूल, वो पर्याप्त नहीं है। कुछ और है, कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत मजबूत है। इसे डार्क मैटर कहा जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ब्रह्मांड का लगभग 85% द्रव्यमान इसी डार्क मैटर से बना है। हम जो कुछ देख सकते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, वो सब मिलकर केवल 15% हैं। डार्क मैटर आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखता है। ये एक अदृश्य जाल की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आकाशगंगाएं इस जाल में फंसी हुई हैं और इसी जाल के साथ वो गति करती हैं। जब हम आकाशगंगाओं के नृत्य को देखते हैं, तो हम वास्तव में इस अदृश्य डार्क मैटर के नृत्य को देख रहे होते हैं। तो अब हमने समझा कि आकाशगंगाएं कैसे गति करती हैं। वे एक दूसरे के चारों ओर घूमती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे में विलीन होती हैं और साथ ही ब्रह्मांड के विस्तार के साथ दूर भी जाती हैं। ये एक जटिल और सुंदर नृत्य है जो समय और स्थान के विशाल कैनवस पर खेला जा रहा है, और हम सब इस नृत्य का हिस्सा हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। चैप्टर 5, अंधकार ऊर्जा का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ डार्क एनर्जी। कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं। क्या होता है? गेंद ऊपर जाती है, फिर धीमी होती है, रुकती है और वापस नीचे गिरने लगती है। यह गुरुत्वाकर्षण का काम है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद ऊपर फेंकते हैं और वो ऊपर जाती है, लेकिन धीमी होने की बजाय वो और तेज होती जाती है। वो ऊपर की ओर तेजी से भागने लगती है और कभी वापस नहीं आती। ये असंभव लगता है ना? लेकिन ठीक यही हमारे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है, और इस रहस्यमय घटना के पीछे जो शक्ति है, उसे हम डार्क एनर्जी या अंधकार ऊर्जा कहते हैं। सन 1998 में वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की। वे दूर की आकाश गंगाओं का अध्ययन कर रहे थे और उनकी गति को माप रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे धीमा हो रहा होगा, क्योंकि सभी आकाश गंगाओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण उन्हें वापस खींच रहा होगा। ये ऐसा ही था जैसे वो गेंद जो ऊपर फेंकी गई है, गुरुत्वाकर्षण उसे धीमा करता है। लेकिन उन्होंने जो पाया वो बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं हो रहा, बल्कि तेज हो रहा है। ये खोज इतनी अविश्वसनीय थी कि शुरू में वैज्ञानिकों को खुद पर भी संदेह हुआ। उन्होंने अपने सभी गणनाओं को दोबारा जांचा, अपने उपकरणों को दोबारा परखा, लेकिन हर बार नतीजा वही आया। ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है, बल्कि ये तेजी से फैल रहा है। ये ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड को धक्का दे रही हो, उसे तेजी से फैलने के लिए मजबूर कर रही हो। इस अदृश्य शक्ति को वैज्ञानिकों ने डार्क एनर्जी का नाम दिया, और इस खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को सन 2011 में नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन डार्क एनर्जी है क्या? सच कहूं तो हम नहीं जानते। ये विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम इसे देख नहीं सकते, इसे छू नहीं सकते और सीधे तौर पर इसे माप भी नहीं सकते। हम केवल इसके प्रभाव को देख सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में हैं और हवा का झोंका महसूस करते हैं। आप हवा को देख नहीं सकते, लेकिन आप जानते हैं कि वो वहाँ है, क्योंकि आप उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। डार्क एनर्जी के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा घटक है। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उसका लगभग 68 से 70% हिस्सा डार्क एनर्जी है।
लगभग 25 से 27% डार्क मैटर है, और जो कुछ हम देख सकते हैं, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, गैस, धूल, वो सब मिलकर केवल 5% है। सोचिए, हम जो कुछ भी जानते हैं, समझते हैं और देख सकते हैं, वो ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी 95% हमारे लिए एक रहस्य है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डार्क एनर्जी कैसे काम करती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अंतरिक्ष या स्पेस क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अंतरिक्ष एक खाली जगह है, एक शून्य, लेकिन आधुनिक भौतिकी के अनुसार अंतरिक्ष खाली नहीं है। ये एक वास्तविक चीज़ है जिसके अपने गुण हैं। अंतरिक्ष को मोड़ा जा सकता है, खींचा जा सकता है और लहराया जा सकता है। जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो हमारा मतलब है कि अंतरिक्ष खुद फैल रहा है। अब डार्क एनर्जी की बात करें तो ये ऐसा लगता है जैसे खाली अंतरिक्ष में ही कुछ ऊर्जा भरी हुई है। जितना ज़्यादा अंतरिक्ष होता है, उतनी ज़्यादा ये ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा एक अजीब गुण रखती है। ये गुरुत्वाकर्षण की विपरीत दिशा में काम करती है। गुरुत्वाकर्षण चीज़ों को एक साथ खींचता है, लेकिन डार्क एनर्जी उन्हें धक्का देकर दूर करती है। और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, अंतरिक्ष बढ़ता है, तो डार्क एनर्जी भी बढ़ती है और वो ब्रह्मांड को और तेज़ी से फैलाती है। ये एक आत्मपोषित प्रक्रिया है। ब्रह्मांड फैलता है तो ज़्यादा अंतरिक्ष बनता है, जिसका मतलब है ज़्यादा डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड को और तेज़ी से फैलाती है, जिससे और ज़्यादा अंतरिक्ष बनता है, और ये चक्र चलता रहता है। ये एक बर्फ़ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कता है और बड़ा होता जाता है। शुरू में ये छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये लुढ़कता है, ये बड़ा होता जाता है और तेज़ी से लुढ़कने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कब शुरू हुआ। ब्रह्मांड के शुरुआती कुछ अरब सालों में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज़्यादा मजबूत था। उस समय सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब थीं, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण मजबूत था। इस गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आकाशगंगाएं दूर होती गईं, गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर होता गया और डार्क एनर्जी का प्रभाव हावी होने लगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 5 से 6 अरब साल पहले डार्क एनर्जी ने गुरुत्वाकर्षण को पछाड़ दिया, और उसके बाद से ब्रह्मांड का विस्तार तेज़ होना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आकाशगंगाएं अभी हमसे दूर जा रही हैं, वे भविष्य में और भी तेज़ी से दूर जाएंगी, और जो बहुत दूर हैं, वे इतनी तेज़ी से दूर जा रही हैं कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुँचेगा। समय के साथ ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा। हम उसे देख नहीं पाएंगे, उससे संपर्क नहीं कर पाएंगे और उसके बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। यह एक अजीब और थोड़ा उदास विचार है। कल्पना कीजिए, अरबों साल बाद जब कोई भविष्य की सभ्यता आसमान की ओर देखेगी, तो उन्हें केवल अपने लोकल ग्रुप की आकाशगंगाएं दिखेंगी। बाकी सब कुछ इतना दूर चला गया होगा कि वह अदृश्य हो जाएगा। उन लोगों को लगेगा कि ब्रह्मांड केवल उनकी अपनी आकाशगंगाओं से बना है। वे शायद ये कभी नहीं जान पाएंगे कि एक समय था जब ब्रह्मांड में अरबों अन्य आकाशगंगाएं थीं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। हमारा लोकल ग्रुप, जिसमें मिल्की वे और एंड्रोमेडा और अन्य 50 आकाशगंगाएं हैं, वे सब गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ बंधे रहेंगे। डार्क एनर्जी उन्हें अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बहुत मजबूत है। तो हमारे पड़ोसी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जब मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में मिलेंगी, तो वे एक बड़ी आकाशगंगा बनाएंगी, और ये आकाशगंगा अपने छोटे साथियों के साथ अंतरिक्ष में तैरती रहेगी, जबकि बाकी ब्रह्मांड धीरे धीरे दूर और अंधेरे में गायब हो जाएगा। अब सवाल उठता है, डार्क एनर्जी वास्तव में है क्या? वैज्ञानिकों के पास कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई निश्चित जवाब नहीं है। एक सिद्धांत यह है कि डार्क एनर्जी वैक्यूम एनर्जी है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार जिसे हम खाली अंतरिक्ष कहते हैं, वह वास्तव में खाली नहीं है। उसमें लगातार छोटे छोटे कण पैदा हो रहे हैं और फिर गायब हो रहे हैं। यह एक सतत उबाल की तरह है, और इस उबाल में एक ऊर्जा है जिसे वैक्यूम एनर्जी कहा जाता है। शायद यही डार्क एनर्जी है। लेकिन जब वैज्ञानिक इस वैक्यूम एनर्जी की गणना करते हैं, तो एक विशाल समस्या आती है। सिद्धांत के अनुसार वैक्यूम एनर्जी का मान इतना अधिक होना चाहिए कि ब्रह्मांड तुरंत फट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा।
ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे। तो या तो हमारी गणना बुरी तरह गलत है या कुछ और चल रहा है जिसे हम नहीं समझते। यह आधुनिक भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक दूसरा सिद्धांत यह है कि डार्क एनर्जी एक नया क्षेत्र या फील्ड है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है और जिसकी ऊर्जा समय के साथ बदल सकती है। यह वैक्यूम एनर्जी से अलग है क्योंकि यह स्थिर नहीं है। शायद यह भविष्य में कमजोर हो जाएगा या शायद और मजबूत, हम नहीं जानते। तीसरा सिद्धांत यह है कि शायद हमारी गुरुत्वाकर्षण की समझ ही गलत है। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण को बहुत अच्छे से समझाता है, लेकिन शायद बहुत बड़े पैमाने पर, जैसे पूरे ब्रह्मांड के पैमाने पर, यह सिद्धांत पूरी तरह से सही नहीं है। शायद कुछ अतिरिक्त नियम हैं जो इतने बड़े पैमाने पर लागू होते हैं, और शायद इन नियमों के कारण ही ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। लेकिन सच यह है कि हम नहीं जानते, और यही विज्ञान की सुंदरता है। हर जवाब और सवाल लाता है। जब हमने सोचा कि हम ब्रह्मांड को समझ गए हैं, तो डार्क एनर्जी ने हमें याद दिला दिया कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। यह हमें विनम्र बनाता है और साथ ही यह हमें जिज्ञासु भी बनाता है। यह हमें और खोजने के लिए और समझने के लिए प्रेरित करता है। डार्क एनर्जी का भविष्य में क्या प्रभाव होगा? अगर ये अपनी वर्तमान दर से जारी रहती है तो अरबों साल बाद ब्रह्मांड एक बहुत ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाएगा। सभी आकाशगंगाएं इतनी दूर हो जाएंगी कि एक दूसरे को देख नहीं पाएंगी। तारे अपना ईंधन खत्म कर देंगे और बुझ जाएंगे। नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और अंततः ब्रह्मांड एक समान ठंडे अंधेरे में डूब जाएगा। इसे बिग फ्रीज या हीट डेथ कहा जाता है। लेकिन अगर डार्क एनर्जी समय के साथ मजबूत होती जाती है तो एक और भी नाटकीय अंत हो सकता है। अगर डार्क एनर्जी इतनी मजबूत हो जाए कि वह न केवल आकाश गंगाओं को बल्कि तारों को, ग्रहों को और अंततः परमाणुओं को भी अलग कर दे, तो ब्रह्मांड एक विशाल विस्फोट में फट जाएगा। इसे बिग रिप या महाविदारण कहा जाता है। यह एक बहुत ही हिंसक अंत होगा जहां सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। लेकिन ये सब दूर के भविष्य की बातें हैं, अरबों साल दूर। अभी के लिए हम एक अद्भुत समय में जी रहे हैं, जब ब्रह्मांड युवा है, तारे चमक रहे हैं, आकाश गंगाएं नृत्य कर रही हैं और जीवन संभव है। हम भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ हैं, इस पल में, इस रहस्यमय और सुंदर ब्रह्मांड में। और हम और भी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास यह समझने की क्षमता है कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, भले ही हम सब कुछ न समझें। डार्क एनर्जी हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है, और शायद यही सबसे रोमांचक बात है। चैप्टर 6, ब्रह्मांड का विस्तार, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। 100 साल पहले मानवता का मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर है, अनंत है और हमेशा से ऐसा ही रहा है। लोग सोचते थे कि तारे और आकाशगंगाएं अपनी जगह पर स्थिर हैं और समय के साथ कुछ नहीं बदलता। लेकिन फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी खोजें की जिन्होंने हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, वो बढ़ रहा है, फैल रहा है और लगातार बदल रहा है। ये खोज उतनी ही क्रांतिकारी थी जितनी ये जानना कि पृथ्वी गोल है या ये कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। आइए इस अध्याय में हम समझते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार क्या है, ये कैसे काम करता है और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। कहानी शुरू होती है एडविन हबल से। सन 1920 के दशक में हबल एक शक्तिशाली दूरबीन से दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन कर रहे थे। उस समय तक अधिकतर खगोलविद सोचते थे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन हबल ने साबित किया कि जिन धुंधले धब्बों को लोग मिल्की वे के अंदर की गैस के बादल समझते थे, वे असल में अपनी अपनी पूरी आकाशगंगाएं थीं जो बहुत दूर थीं। ये पहली बड़ी खोज थी। ब्रह्मांड मिल्की वे से कहीं ज़्यादा बड़ा था। लेकिन हबल ने इससे भी बड़ी खोज की। जब उन्होंने इन दूर की आकाशगंगाओं के प्रकाश का विश्लेषण किया तो उन्होंने एक अजीब बात देखी। इन आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश लाल रंग की ओर खिसका हुआ था। इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। ये समझने के लिए आइए पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक तरंग है, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह।
इसकी एक तरंगदैर्ध्य होती है, यानी एक लहर से दूसरी लहर के बीच की दूरी। अलग अलग रंगों की अलग अलग तरंगदैर्ध्य होती है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है और नीले प्रकाश की सबसे छोटी। अब अगर कोई चीज़ आपसे दूर जा रही है तो उससे आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ जाती है, यानी प्रकाश लाल की ओर खिसक जाता है। और अगर कोई चीज़ आपकी ओर आ रही है तो तरंगदैर्ध्य छोटी हो जाती है, यानी प्रकाश नीले की ओर खिसक जाता है। ये डॉपलर प्रभाव कहलाता है और आप इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। जब कोई एम्बुलेंस आपकी ओर आती है तो उसके सायरन की आवाज़ तेज़ लगती है, और जब वो आपसे दूर जाती है तो आवाज़ धीमी और गहरी हो जाती है। यही प्रकाश के साथ होता है। हबल ने देखा कि लगभग सभी दूर की आकाशगंगाओं का प्रकाश लाल की ओर खिसका हुआ था। इसका मतलब था कि वे सभी हमसे दूर जा रही थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जो आकाशगंगाएं जितनी दूर थीं उनका रेड शिफ्ट उतना ही ज़्यादा था, यानी जो आकाशगंगाएं ज़्यादा दूर थीं वे ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रही थीं। ये एक सीधा गणितीय संबंध था। इस खोज को हबल का नियम कहा जाता है और ये ब्रह्मांड विज्ञान का एक मूलभूत नियम है। लेकिन इसका मतलब क्या था? अगर सभी आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन बहुत दिलचस्प है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक गुब्बारे की। इस गुब्बारे की सतह पर कई बिंदु बने हुए हैं। ये बिंदु आकाशगंगाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जब आप इस गुब्बारे को फुलाते हैं तो क्या होता है? सभी बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। और अगर आप किसी एक बिंदु पर खड़े हैं और देखते हैं तो आपको लगेगा कि बाकी सभी बिंदु आपसे दूर जा रहे हैं, और जो बिंदु जितना दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रहा है। लेकिन यहाँ कोई केंद्र नहीं है। हर बिंदु से देखने पर ऐसा लगता है कि बाकी ब्रह्मांड आपसे दूर जा रहा है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो अतीत में क्या स्थिति रही होगी? अगर हम समय को पीछे की ओर चलाएं तो सभी आकाशगंगाएं एक दूसरे के करीब आती जाएंगी, और अगर हम बहुत पीछे जाएं तो एक समय आएगा जब सब कुछ एक ही जगह पर था। सारा द्रव्यमान, सारी ऊर्जा, सारा अंतरिक्ष, सब कुछ एक अत्यंत छोटे, अत्यंत घने बिंदु में संकुचित था। और फिर अचानक एक विशाल विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस घटना को बिग बैंग या महाविस्फोट कहा जाता है। बिग बैंग कोई साधारण विस्फोट नहीं था। ये अंतरिक्ष में कहीं हुआ विस्फोट नहीं था, बल्कि ये अंतरिक्ष का ही जन्म था। इस घटना से पहले न कोई अंतरिक्ष था, न समय, न कुछ। सब कुछ बिग बैंग से शुरू हुआ। ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा किसी चीज़ की शुरुआत से पहले की स्थिति के बारे में सोचता है। लेकिन बिग बैंग से पहले कोई पहले नहीं था। समय खुद बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुआ था। यही ब्रह्मांड की उम्र है। शुरुआत में ब्रह्मांड अत्यंत गर्म और अत्यंत घना था। तापमान इतना अधिक था कि कोई परमाणु नहीं बन सकते थे, केवल ऊर्जा और बुनियादी कण थे। लेकिन फिर एक सेकंड के एक छोटे से अंश में ब्रह्मांड अविश्वसनीय तेजी से फैला। इस प्रक्रिया को इन्फ्लेशन या तीव्र प्रसार कहा जाता है। इस तीव्र प्रसार में ब्रह्मांड का आकार अरबों खरबों गुना बढ़ गया। फिर जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया वो ठंडा होता गया। कुछ मिनटों में तापमान इतना कम हो गया कि पहले परमाणु के नाभिक बन सके, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के। लेकिन अभी भी ब्रह्मांड पूरी तरह से गर्म और अपारदर्शी था, जैसे एक गर्म कोहरा। प्रकाश इस कोहरे में फंसा हुआ था और बाहर नहीं निकल सकता था। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ जुड़कर पूरे परमाणु बना सके। और जब ऐसा हुआ तो अचानक ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। प्रकाश आज़ाद हो गया और अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा। इस प्रकाश को आज भी हम देख सकते हैं। इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है और ये हमें बिग बैंग की एक तस्वीर देता है। CMB की खोज सन 1965 में हुई थी और ये बिग बैंग सिद्धांत का सबसे मजबूत सबूत है। जब वैज्ञानिकों ने इस प्रकाश का नक्शा बनाया तो उन्होंने पाया कि ये पूरे आसमान में लगभग समान रूप से फैला हुआ है,
लेकिन इसमें छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं। ये उतार चढ़ाव बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ही वे बीज थे जिनसे बाद में आकाश गंगाएं, तारे और अंततः हम बने। उन शुरुआती उतार चढ़ावों में कुछ क्षेत्र थोड़े ज़्यादा घने थे। इन घने क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण ने और ज़्यादा पदार्थ को खींचा। धीरे धीरे करोड़ों सालों में ये घने क्षेत्र और भी घने होते गए। गैस के विशाल बादल इकट्ठे हुए। इन बादलों में पहले तारे बने और ये तारे समूहों में इकट्ठे होकर पहली आकाश गंगाएं बनाई। ये सब धीरे धीरे हुआ, लेकिन लगातार, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। ब्रह्मांड अभी भी बदल रहा है, विकसित हो रहा है। नए तारे बन रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, आकाश गंगाएं टकरा रही हैं और विलीन हो रही हैं, और इस सब के बीच अंतरिक्ष लगातार फैल रहा है। अब एक और दिलचस्प सवाल, अंतरिक्ष कितनी तेजी से फैल रहा है? इसे मापने के लिए वैज्ञानिक एक संख्या का उपयोग करते हैं जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। ये बताता है कि किसी दी गई दूरी पर आकाश गंगाएं कितनी तेजी से दूर जा रही हैं। वर्तमान माप के अनुसार हर 30 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर आकाश गंगाएं लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की अतिरिक्त गति से दूर जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक आकाश गंगा हमसे 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। वो हमसे लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जा रही है। अब अगर कोई दूसरी आकाश गंगा हमसे 60 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, यानी दुगुनी दूरी पर, तो वो हमसे लगभग 140 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से दूर जा रही है। जो जितना दूर वो उतना तेज। और अगर कोई आकाश गंगा बहुत बहुत दूर है तो वो इतनी तेजी से दूर जा रही है कि उसकी गति प्रकाश की गति के बराबर या उससे भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन रुकिए, क्या ये संभव है? आइंस्टीन ने तो कहा था कि कुछ भी प्रकाश की गति से तेज नहीं जा सकता, तो ये कैसे हो रहा है? जवाब ये है कि आकाश गंगाएं खुद प्रकाश की गति से नहीं जा रही, बल्कि उनके बीच का अंतरिक्ष फैल रहा है। अंतरिक्ष के फैलने की कोई गति सीमा नहीं है, तो दूर की आकाश गंगाएं हमसे इतनी तेजी से दूर जा सकती हैं कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। ये आकाश गंगाएं हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के बाहर हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इसकी एक सीमा है जिसे ब्रह्मांडीय क्षितिज कहा जाता है। ये एक काल्पनिक सीमा है जिसके परे से कोई प्रकाश या जानकारी हम तक नहीं पहुंच सकती। और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, ये सीमा भी बदलती रहती है। कुछ आकाश गंगाएं जो अभी दिख रही हैं, वे भविष्य में इस सीमा के पार चली जाएंगी और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। ये एक अजीब और थोड़ा दुखद विचार है। ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा है जिसे हम कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं जान पाएंगे। वहाँ शायद अरबों आकाश गंगाएं हैं, खरबों तारे हैं और शायद अनगिनत ग्रह। शायद उनमें से कुछ पर जीवन भी हो, लेकिन वे हमसे इतने दूर हैं और इतनी तेजी से दूर जा रहे हैं कि हम उनके बारे में कभी कुछ नहीं जान पाएंगे। वे हमारे लिए हमेशा एक रहस्य रहेंगे। लेकिन फिर भी जो हम देख सकते हैं वो भी अविश्वसनीय है। हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड लगभग 83 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का है। इसमें लगभग 2 खरब आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगा में औसतन सैकड़ों अरब तारे हैं और ये सब फैल रहा है, बदल रहा है, विकसित हो रहा है। ये एक जीवंत, गतिशील और अद्भुत ब्रह्मांड है और हम इसका हिस्सा हैं। इस विशाल विस्तार में एक छोटा सा बिंदु, लेकिन एक बिंदु जो सोच सकता है, समझ सकता है और इस सब की सराहना कर सकता है। चैप्टर 7 ग्रेट अट्रैक्टर, द ग्रेट अट्रैक्टर मिस्ट्री। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी में तैर रहे हैं। पानी शांत लगता है, लेकिन आप महसूस करते हैं कि एक अदृश्य धारा आपको एक विशेष दिशा में खींच रही है। आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन आप उसकी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे ब्रह्मांड में हो रहा है। हमारी मिल्की वे, आकाशगंगा और हजारों अन्य आकाशगंगाएं एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल की ओर खींची जा रही हैं। इस रहस्यमय बल के स्रोत को वैज्ञानिक ग्रेट अट्रैक्टर या महाआकर्षक कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सन 1970 के दशक में खगोलविदों ने ब्रह्मांड के विस्तार का अध्ययन करते समय कुछ अजीब देखा।
हम जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है और सभी आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने हमारी मिल्की वे की गति को ध्यान से मापा तो उन्हें पता चला कि हम केवल ब्रह्मांड के विस्तार के साथ नहीं बह रहे। हमारी आकाश गंगा में एक अतिरिक्त गति है, एक ऐसी गति जो किसी विशेष दिशा में है। ये ऐसा था जैसे एक नदी में बहते समय आप न केवल पानी के प्रवाह के साथ जा रहे हैं, बल्कि एक और धारा भी आपको खींच रही है। शुरू में वैज्ञानिक भ्रमित थे, ये अतिरिक्त गति कहाँ से आ रही थी? किस चीज का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत था कि वो हमारी पूरी आकाश गंगा को खींच सके? उन्होंने उस दिशा में देखना शुरू किया जिस ओर हम जा रहे थे, और वहां उन्हें कुछ बहुत दिलचस्प मिला, लेकिन साथ ही बहुत कुछ छिपा हुआ भी था। जब वैज्ञानिकों ने गणना की तो उन्होंने पाया कि हमारी आकाशगंगा लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से एक विशेष दिशा में बढ़ रही है। ये गति ब्रह्मांड के विस्तार से अलग है, ये एक अतिरिक्त गति है। इस गति को पेक्यूलियर वेलोसिटी या विशिष्ट वेग कहा जाता है। और ये केवल हमारी आकाशगंगा ही नहीं है, हमारा पूरा लोकल ग्रुप जिसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा और 50 अन्य आकाशगंगाएं हैं, सब इसी दिशा में बढ़ रहे हैं। और न केवल लोकल ग्रुप बल्कि हजारों आकाशगंगाएं जो हमारे आसपास हैं, वे सब भी इसी दिशा में खींची जा रही हैं। ये दिशा कहाँ है? ये कन्या तारामंडल की ओर है, जिसे अंग्रेजी में वर्गो कहा जाता है। इस क्षेत्र में हमसे लगभग 15 से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर कुछ है, कुछ बहुत विशाल, कुछ बहुत भारी। और इस विशाल चीज का गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि वो हमारे पूरे क्षेत्र की आकाशगंगाओं को अपनी ओर खींच रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे ग्रेट अट्रैक्टर नाम दिया। लेकिन समस्या ये है कि हम ग्रेट अट्रैक्टर को सीधे देख नहीं सकते, और इसका कारण बहुत दिलचस्प है। ग्रेट अट्रैक्टर जिस दिशा में है, वो दिशा हमारी अपनी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र के पीछे पड़ती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में तारों, गैस और धूल का इतना घना क्षेत्र है कि वो उसके पीछे की चीजों को छिपा देता है। इस क्षेत्र को जोन ऑफ अवॉइडेंस या परिहार क्षेत्र कहा जाता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी घने जंगल में खड़े हैं और उसके पार क्या है ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। पेड़ इतने घने हैं कि आप देख नहीं सकते। तो वैज्ञानिकों के सामने एक पहेली थी। वे जानते थे कि वहां कुछ है, कुछ बहुत विशाल। वे इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को माप सकते थे, लेकिन वे इसे सीधे देख नहीं सकते थे। ये ऐसा था जैसे एक अदृश्य दानव जो अपनी शक्ति से सबको खींच रहा हो, लेकिन खुद छिपा हुआ हो। धीरे धीरे बेहतर दूरबीनों और नई तकनीकों के साथ वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाना शुरू किया। उन्होंने अवरक्त प्रकाश, रेडियो तरंगों और एक्सरे का उपयोग करके परिहार क्षेत्र के पीछे झांकने की कोशिश की, और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। उन्होंने पाया कि ग्रेट अट्रैक्टर वास्तव में एक विशाल आकाशगंगा समूह है। नॉर्मा क्लस्टर नाम के इस समूह में हजारों आकाशगंगाएं हैं, और इसका कुल द्रव्यमान हमारी मिल्की वे से हजारों गुना अधिक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने और अध्ययन किया, उन्हें एक और भी आश्चर्यजनक बात पता चली। ग्रेट अट्रैक्टर खुद भी किसी और चीज की ओर खींचा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। जो चीज हमें और हजारों आकाशगंगाओं को खींच रही है, वो खुद भी किसी और विशाल संरचना की ओर बढ़ रही है। इस और भी बड़ी संरचना को शाप्ले सुपर क्लस्टर कहा जाता है। शाप्ले सुपर क्लस्टर ग्रेट अट्रैक्टर से भी आगे है, लगभग 40 से 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। इसमें लगभग 17 बड़े आकाशगंगा समूह हैं, और हर समूह में हजारों आकाशगंगाएं हैं। कुल मिलाकर शाप्ले सुपर क्लस्टर में लगभग 10,000 से ज्यादा आकाशगंगाएं हैं। इसका द्रव्यमान इतना विशाल है कि हम इसकी सही गणना भी नहीं कर सकते, लेकिन अनुमान है कि ये हमारी मिल्की वे से लाखों गुना भारी है। तो अब तस्वीर कुछ ऐसी है। हमारी मिल्की वे और हमारा लोकल ग्रुप ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खींचा जा रहा है। ग्रेट अट्रैक्टर शाप्ले सुपर क्लस्टर की ओर खींचा जा रहा है, और संभवतः शाप्ले सुपर क्लस्टर भी किसी और विशाल संरचना की ओर बढ़ रहा है। ये ऐसा है जैसे एक विशाल ब्रह्मांडीय नदी जिसमें आकाश गंगाएं पानी की बूंदों की तरह बह रही हैं, और ये नदी एक विशाल महासागर की ओर जा रही है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। जब हम कहते हैं कि हम ग्रेट अट्रैक्टर की ओर खींचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ कभी पहुँचेंगे, क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड भी फैल रहा है। तो एक ओर ग्रेट अट्रैक्टर का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मांड का विस्तार हमें दूर ले जा रहा है, और डार्क एनर्जी के प्रभाव से ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। तो संभवतः हम ग्रेट अट्रैक्टर तक कभी नहीं पहुंचेंगे।
हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो हमसे दूर भी जा रहा है। ये एक अजीब स्थिति है। ये ऐसा है जैसे आप एक चलती हुई सड़क पर खड़े हैं जो पीछे की ओर जा रही है और आप आगे की ओर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सड़क की गति आपकी दौड़ने की गति से ज़्यादा है तो आप वास्तव में पीछे की ओर जा रहे हैं, भले ही आप आगे की ओर दौड़ रहे हों। कुछ ऐसा ही ब्रह्मांड में हो रहा है। ग्रेट अट्रैक्टर की खोज ने हमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। हमने सीखा कि ब्रह्मांड समान रूप से फैला हुआ नहीं है, बल्कि ये एक जटिल जाल की तरह है। कुछ क्षेत्रों में आकाश गंगाओं के विशाल समूह हैं और उनके बीच विशाल खाली स्थान हैं जिन्हें वॉइड्स या शून्य कहा जाता है। आकाश गंगाएं इस जाल की धागों पर मोतियों की तरह लगी हुई हैं और जहां ये धागे मिलते हैं वहां विशाल समूह बनते हैं, जैसे ग्रेट अट्रैक्टर और शार्पले सुपर क्लस्टर। इस संरचना को कॉस्मिक वेब या ब्रह्मांडीय जाल कहा जाता है और ये संरचना डार्क मैटर द्वारा निर्मित होती है। याद रखिए, डार्क मैटर वो अदृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड का लगभग 25% है। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण इस जाल को बनाता है और फिर सामान्य पदार्थ, गैस और तारे इस जाल के साथ इकट्ठा होकर आकाश गंगाएं बनाते हैं। ग्रेट अट्रैक्टर असल में इस ब्रह्मांडीय जाल का एक बहुत बड़ा जंक्शन पॉइंट है। ये वो जगह है जहां कई धागे मिलते हैं और इसलिए वहां बहुत सारा द्रव्यमान इकट्ठा हो गया है और ये द्रव्यमान अपने आसपास की हर चीज को खींच रहा है। लेकिन सबसे रोमांचक बात यह है कि हम अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। हर नई खोज, हर नया अवलोकन कुछ नया बताता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक और भी बड़ी संरचना की खोज की है जिसे लानियाकिया सुपर क्लस्टर कहा जाता है। लानियाकिया एक हवाईयन शब्द है जिसका मतलब है अपार स्वर्ग। ये सुपर क्लस्टर इतना विशाल है कि इसमें हमारा लोकल ग्रुप, वर्गो क्लस्टर, ग्रेट अट्रैक्टर और लगभग 1 लाख आकाश गंगाएं शामिल हैं। ये लगभग 500 से 600 मिलियन प्रकाश वर्ष व्यास का है। लानियाकिया की खोज ने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड की संरचना हमारी कल्पना से भी ज़्यादा जटिल और विशाल है। हम एक छोटे से ग्रह पर हैं, एक साधारण तारे के चारों ओर घूम रहे हैं, एक आकाश गंगा के किनारे पर जो एक विशाल सुपर क्लस्टर का हिस्सा है जो खुद एक और विशाल संरचना की ओर बढ़ रहा है। ये सोचना ही रोमांचकारी है और ये सब हमें एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाता है। हम कहाँ जा रहे हैं? ग्रेट अट्रैक्टर हमें अपनी ओर खींच रहा है, शार्पले सुपर क्लस्टर ग्रेट अट्रैक्टर को खींच रहा है, लेकिन अंततः हम कहाँ पहुँचेंगे? क्या कोई अंतिम गंतव्य है या ये यात्रा अनंत है? सच कहें तो हम निश्चित रूप से नहीं जानते। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और हमारी समझ अभी भी सीमित है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि ब्रह्मांड एक गतिशील, लगातार बदलने वाली जगह है। हर चीज़ गति में है, कुछ भी स्थिर नहीं है और इस विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में हम सभी भागीदार हैं। ग्रेट अट्रैक्टर हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ चीज़ें हमारी नज़रों से ओझल हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत वास्तविक है और शायद यही विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात है। हर जवाब एक नया सवाल लाता है, हर नई खोज एक नई पहेली खोलती है और ये यात्रा, ये खोज, ये समझने की कोशिश कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, यही हमें मानव बनाती है। चैप्टर 8, अंतिम गंतव्य की ओर, टूवर्ड द फाइनल डेस्टिनेशन। हर यात्रा का एक अंत होता है, हर कहानी का एक समापन होता है। तो क्या ब्रह्मांड की इस महान यात्रा का भी कोई अंत है? क्या इस विशाल विस्तार का, इस अनंत प्रतीत होने वाले नृत्य का कोई अंतिम गंतव्य है? ये सवाल मानवता ने हजारों सालों से पूछा है। प्राचीन दार्शनिकों ने इस पर विचार किया, धर्मों ने इसके बारे में कहानियां बनाई और अब आधुनिक विज्ञान के पास इस सवाल के कुछ चौंकाने वाले जवाब हैं। आइए इस अध्याय में हम समझते हैं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा और हम सब किस अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड का भविष्य मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में कितना पदार्थ है, ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है और डार्क एनर्जी का भविष्य में क्या व्यवहार होगा।
इन 3 कारकों के आधार पर वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अंत के लिए कुछ संभावित परिदृश्य बनाए हैं। हर एक परिदृश्य अलग है, हर एक का अपना अनोखा अंत है और हर एक अपने तरीके से भयावह भी है और आकर्षक भी। पहला परिदृश्य है बिग फ्रीज या महाशीतलन। इसे हीट डेथ भी कहा जाता है। हालांकि ये नाम थोड़ा भ्रामक है क्योंकि इसमें गर्मी की नहीं बल्कि ठंड की मृत्यु होती है। ये सबसे संभावित परिदृश्य है, वो जिसे अधिकतर वैज्ञानिक सही मानते हैं। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहता है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को तेजी से फैलाती रहती है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं और अंततः एक दिन ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और खाली जगह बन जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, अरबों खरबों सालों में। आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। आज से लगभग 1 खरब साल बाद ब्रह्मांड में नए तारे बनना लगभग बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तारे बनने के लिए हाइड्रोजन गैस चाहिए और धीरे धीरे ये गैस खत्म होती जाएगी। जो तारे पहले से मौजूद हैं वे अपना ईंधन जलाते रहेंगे और एक एक करके बुझते जाएंगे। छोटे तारे धीरे धीरे ठंडे होकर कारे बौने बन जाएंगे। बड़े तारे सुपरनोवा विस्फोटों में मरेंगे और न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनाएंगे। 100 खरब साल बाद लगभग सभी तारे बुझ चुके होंगे। आकाश गंगाएं जो अभी चमकीली और जीवंत हैं तब अंधेरे द्वीपों की तरह होंगी। उनमें केवल मृत तारों के अवशेष होंगे, सफ़ेद बौने, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। और ये सब धीरे धीरे ठंडे होते जाएंगे। प्रकाश खत्म हो जाएगा, ऊष्मा खत्म हो जाएगी, केवल अंधेरा और ठंड बचेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, समय और आगे बढ़ता है। 10 की घात 20 सालों बाद ये कितनी विशाल संख्या है कि इसे लिखने के लिए 20 शून्य लगेंगे। तब तक आकाश गंगाओं की संरचनाएं भी टूटने लगेंगी। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कुछ मृत तारे आकाश गंगा से बाहर फेंक दिए जाएंगे, कुछ केंद्र में गिरकर ब्लैक होल में समा जाएंगे। धीरे धीरे आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी और समय और आगे बढ़ता है। 10 की घात 40 सालों बाद यहाँ तक कि प्रोटॉन भी क्षय होने लगेंगे। प्रोटॉन वे कण हैं जो परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। वे बहुत स्थिर माने जाते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांतों के अनुसार अपार समय के बाद वे भी टूट जाएंगे। और जब प्रोटॉन क्षय होंगे तो पदार्थ का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सब कुछ ऊर्जा में बदल जाएगा जो अंतरिक्ष में फैल जाएगी। अंत में 10 की घात 100 सालों बाद ये संख्या इतनी बड़ी है कि हमारा दिमाग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तब तक केवल ब्लैक होल बचेंगे। लेकिन ब्लैक होल भी अमर नहीं है। स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था कि ब्लैक होल धीरे धीरे रेडिएशन छोड़ते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया बेहद धीमी है, लेकिन अपार समय के बाद यहाँ तक कि सबसे विशाल ब्लैक होल भी गायब हो जाएंगे। और फिर सच में अंत आएगा। ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा के कमजोर कण होंगे जो विशाल ठंडे अंधेरे अंतरिक्ष में फैले होंगे। कोई संरचना नहीं, कोई जटिलता नहीं, कोई जीवन नहीं, केवल एक रूपता। हर जगह एक समान तापमान, हर जगह एक समान अंधेरा। ये हीट डेथ है, न कि गर्मी की मृत्यु बल्कि ऊष्मा के अंतर की मृत्यु। और जब ऊष्मा के अंतर नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। ब्रह्मांड एक स्थिर मृत अवस्था में पहुंच जाएगा। ये परिदृश्य उदास लगता है और वो है भी, लेकिन याद रखिए ये अपार समय के बाद होगा। मानव सभ्यता का पूरा इतिहास, पृथ्वी का पूरा इतिहास, यहाँ तक कि सूरज का पूरा जीवन काल, ये सब इतने विशाल समय के सामने एक पलक झपकने जितना भी नहीं है। अब दूसरा परिदृश्य, बिग रिप या महाविदारण। ये परिदृश्य तब होगा अगर डार्क एनर्जी समय के साथ मजबूत होती जाती है। अगर ऐसा होता है तो ब्रह्मांड का विस्तार तेज से और तेज होता जाएगा। पहले दूर की आकाश गंगाएं हमसे दूर चली जाएंगी, फिर पास की आकाश गंगाएं भी अलग होने लगेंगी। फिर एक दिन डार्क एनर्जी इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो गुरुत्वाकर्षण को भी पार कर जाएगी। जब ऐसा होगा तो आकाश गंगाएं बिखरने लगेंगी, तारे अपनी आकाश गंगाओं से अलग हो जाएंगे, फिर तारों की ग्रह अलग हो जाएंगे, फिर और भी आगे ग्रह खुद टूटने लगेंगे, अणु टूटेंगे, परमाणु टूटेंगे और अंततः यहाँ तक कि परमाणु के नाभिक भी अलग हो जाएंगे।
सब कुछ फट जाएगा, अलग हो जाएगा, विदीर्ण हो जाएगा। ये है बिग रिप, एक हिंसक नाटकीय अंत। इस परिदृश्य के अनुसार ये अंत अपेक्षाकृत जल्दी आ सकता है। कुछ गणनाओं के अनुसार लगभग 20 से 30 अरब सालों में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वर्तमान अवलोकनों से ऐसा नहीं लगता कि डार्क एनर्जी मजबूत हो रही है, वो स्थिर प्रतीत होती है। तो बिग रिप की संभावना कम है। तीसरा परिदृश्य है बिग क्रंच या महासंकुचन। ये बिग फ्रीज का बिल्कुल उल्टा है। इस परिदृश्य में ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होता है, रुकता है और फिर उलट जाता है। ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू कर देता है। आकाश गंगाएं एक दूसरे की ओर बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे सब कुछ करीब आता जाता है। तापमान बढ़ने लगता है। तारे एक दूसरे से टकराने लगते हैं। आकाश गंगाएं विलीन होने लगती हैं और अंततः सब कुछ एक बिंदु में संकुचित हो जाता है। वही बिंदु जहां से ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। तापमान अनंत हो जाता है, घनत्व अनंत हो जाता है। ये बिग क्रंच है। ब्रह्मांड का अंत उसी तरह होता है जैसे उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन विपरीत दिशा में। लेकिन यहां एक दिलचस्प संभावना है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि बिग क्रंच के बाद शायद एक नया बिग बैंग हो सकता है। शायद ब्रह्मांड एक चक्र में है, विस्तार, संकुचन, फिर से विस्तार, फिर से संकुचन। इसे साइक्लिक यूनिवर्स या चक्रीय ब्रह्मांड कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा ब्रह्मांड शायद पहला नहीं है। शायद इससे पहले भी अनगिनत ब्रह्मांड हुए हैं और हमारे बाद भी अनगिनत होंगे। ये एक सुंदर विचार है, लेकिन समस्या ये है कि वर्तमान अवलोकन इस परिदृश्य का समर्थन नहीं करते। ब्रह्मांड का विस्तार धीमा नहीं बल्कि तेज हो रहा है, तो बिग क्रंच की संभावना भी कम लगती है। चौथा परिदृश्य है बिग बाउंस या महाउछाल। ये बिग क्रंच के विचार से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा अलग है। इस सिद्धांत में ब्रह्मांड पूरी तरह से एक बिंदु में संकुचित नहीं होता, बल्कि एक निश्चित सीमा पर क्वांटम प्रभाव एक विशाल प्रतिकर्षण पैदा करते हैं जो ब्रह्मांड को वापस उछाल देता है। ये ऐसा है जैसे एक गेंद जमीन से टकराती है और वापस उछलती है। तो ब्रह्मांड सिकुड़ता है, एक न्यूनतम आकार तक पहुंचता है और फिर से फैलना शुरू कर देता है। ये भी एक चक्रीय मॉडल है। इसके अलावा कुछ और भी अजीब परिदृश्य हैं, जैसे कि फॉल्स वैक्यूम डिके या झूठे निर्वात का क्षय। इस विचार में हमारा ब्रह्मांड वास्तव में एक अस्थिर अवस्था में है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार अंतरिक्ष में ऊर्जा का एक निश्चित स्तर है, लेकिन शायद ये स्तर वास्तविक न्यूनतम नहीं है। शायद एक और भी निचला स्तर है। और अगर ब्रह्मांड का कोई हिस्सा अचानक इस निचले स्तर में चला जाए तो एक विशाल बुलबुला बनेगा जो प्रकाश की गति से फैलेगा। इस बुलबुले के अंदर भौतिकी के नियम अलग होंगे, पदार्थ अलग तरह से व्यवहार करेगा और जो कुछ भी इस बुलबुले के रास्ते में आएगा वो नष्ट हो जाएगा। ये परिदृश्य डरावना है क्योंकि ये बिना किसी चेतावनी के हो सकता है। एक पल में सब कुछ सामान्य, अगले पल में एक विनाशकारी बुलबुला प्रकाश की गति से आपकी ओर आ रहा है और आप इसे देख भी नहीं सकते जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर ऐसा होता भी है तो ये इतनी तेजी से होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस अचानक सब कुछ खत्म। तो ब्रह्मांड का सबसे संभावित भविष्य क्या है? वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार बिग फ्रीज सबसे संभावित परिदृश्य है। ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा, धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और अंततः एक अंधेरी खाली जगह बन जाएगा। लेकिन ये इतनी दूर के भविष्य की बात है कि ये वास्तव में मायने नहीं रखती, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मांड का अंत चाहे जो भी हो, वो अरबों खरबों सालों दूर है। हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे सूरज के लिए एक और अधिक तात्कालिक भविष्य है। लगभग 5 अरब सालों में हमारा सूरज अपना हाइड्रोजन ईंधन खत्म करना शुरू कर देगा। वो एक लाल विशालकाय तारे में बदलेगा, फैलेगा और संभवतः पृथ्वी को निगल लेगा या कम से कम उसे इतना गर्म कर देगा कि यहाँ कोई जीवन नहीं बचेगा। ये ब्रह्मांड के अंत से बहुत पहले होगा।
लेकिन ये भी लाखों करोड़ों पीढ़ियों दूर की बात है। हमारे लिए इस पल में ये अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने इस सुंदर ग्रह की देखभाल करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और इस अद्भुत ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करें जिसमें हम रहते हैं। ब्रह्मांड का अंत, चाहे वो कुछ भी हो, हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। सब कुछ का एक आरंभ है और एक अंत। लेकिन ये उदासी का कारण नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाता है कि हमारा समय कीमती है, ये पल कीमती है और हमें इसे सार्थक बनाना चाहिए। चैप्टर 9, समय और स्थान की सीमाएं, द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अनंत तेज अंतरिक्ष यान है जो प्रकाश की गति से भी तेज जा सकता है। आप इसमें बैठते हैं और कहते हैं, चलो ब्रह्मांड के छोर तक चलते हैं, चलो सबसे दूर की आकाश गंगा तक पहुंचते हैं जो हम देख सकते हैं। लेकिन क्या आप वहां पहुंच पाएंगे? आश्चर्यजनक रूप से जवाब है नहीं। भले ही आप कितनी भी तेजी से जाएं, भले ही आप कितना भी लंबा सफर करें, ब्रह्मांड में कुछ जगहें हैं जहां आप कभी नहीं पहुंच सकते। ब्रह्मांड में समय और स्थान की कुछ मूलभूत सीमाएं हैं और इस अध्याय में हम इन सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आइए प्रकाश की गति के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मांड में ये एक पवित्र नियम है, कुछ भी प्रकाश की गति से तेज नहीं जा सकता। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। इस गति से आप 1 सेकंड में पृथ्वी के चारों ओर 7.5 चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर यह गति धीमी है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में समझाया कि प्रकाश की गति क्यों एक सीमा है। जैसे जैसे कोई वस्तु तेज होती है, उसका द्रव्यमान बढ़ता जाता है, और जब आप प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं तो द्रव्यमान इतना बढ़ जाता है कि उसे और तेज करने के लिए अनंत ऊर्जा चाहिए। ये असंभव है। तो प्रकाश की गति एक पार ना की जा सकने वाली दीवार है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्रकाश की गति की ये सीमा केवल अंतरिक्ष के अंदर चीजों की गति पर लागू होती है। अंतरिक्ष खुद कितनी भी तेजी से फैल सकता है, और यही वो चीज है जो ब्रह्मांड में कुछ जगहों को हमारी पहुंच से बाहर बनाती है। आइए अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की अवधारणा को समझते हैं। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड वो हिस्सा है जिससे प्रकाश हम तक पहुंच सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है। तो आप सोच सकते हैं कि हम 13 अरब 80 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड इस समय में फैल रहा है। जो प्रकाश आज हम तक पहुंच रहा है वो एक ऐसी जगह से चला था जो तब हमसे करीब थी, लेकिन अब वो जगह बहुत दूर है। गणना करने पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारा अवलोकन योग्य ब्रह्मांड लगभग 84 अरब प्रकाश वर्ष व्यास का है। हम इसके केंद्र में हैं और हर दिशा में लगभग 42 अरब प्रकाश वर्ष तक देख सकते हैं। ये एक विशाल दायरा है जिसमें लगभग 2 खरब आकाशगंगाएं हैं। लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है, ये केवल वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इस अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की सीमा को ब्रह्मांडीय क्षितिज या कॉस्मिक होराइजन कहा जाता है। ये एक काल्पनिक सीमा है, एक अदृश्य दीवार। इस सीमा के परे चीजें इतनी दूर हैं कि उनका प्रकाश अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है, और कुछ मामलों में वो प्रकाश कभी नहीं पहुंचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। कुछ आकाशगंगाएं इतनी दूर हैं कि उनके और हमारे बीच का अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल रहा है। तो भले ही वे आकाशगंगाएं हमारी ओर प्रकाश भेज रही हों, वो प्रकाश कभी हम तक नहीं पहुंचेगा। ये ऐसा है जैसे आप एक चलती हुई सड़क पर दौड़ रहे हैं जो आपके दौड़ने की गति से तेजी से पीछे की ओर जा रही है। आप कितनी भी मेहनत करें, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस सीमा को पार्टिकल होराइजन या कण क्षितिज कहा जाता है, और समय के साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार तेज होता है, ये सीमा हमारे करीब आती जाती है। मतलब कुछ आकाशगंगाएं जो अभी हम देख सकते हैं, भविष्य में हमारी पहुंच से बाहर चली जाएंगी। एक दिन, शायद खरबों साल बाद, जब कोई भविष्य की सभ्यता आसमान की ओर देखेगी तो उन्हें केवल अपने लोकल ग्रुप की आकाशगंगाएं दिखेंगी। बाकी सब कुछ इतना दूर हो चुका होगा कि वो अदृश्य हो जाएगा। ये एक दुखद विचार है। कल्पना कीजिए,
भविष्य के खगोलविद आसमान का अध्ययन करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे कि ब्रह्मांड में केवल उनकी अपनी आकाशगंगाओं का समूह है। वे कभी नहीं जान पाएंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये ज्ञान हमेशा के लिए खो जाएगा। लेकिन ये केवल भविष्य की समस्या नहीं है। अभी भी इस पल में ब्रह्मांड का एक बड़ा हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड से बहुत बहुत बड़ा है, शायद अनंत गुना बड़ा, या शायद वास्तव में अनंत। हम नहीं जानते और हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये हमें एक गहरे दार्शनिक प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर ब्रह्मांड का एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं पहुंच सकते और जिसके बारे में हम कभी कुछ नहीं जान सकते, तो क्या वो वास्तव में मौजूद है? ये एक पुराना दार्शनिक सवाल है। अगर जंगल में एक पेड़ गिरता है और कोई उसे सुनने वाला नहीं है, तो क्या वो आवाज करता है? ब्रह्मांड के संदर्भ में, अगर ब्रह्मांड का एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम कभी अनुभव नहीं कर सकते, तो क्या वो हमारे लिए मौजूद है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जवाब है हाँ, शायद। भले ही हम उसे ना देख सकें, वो वहाँ है, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमारे लिए वो मौजूद नहीं है। हम उसके साथ कभी कोई संपर्क नहीं कर सकते। वो हमेशा के लिए एक रहस्य रहेगा। अब एक और सीमा के बारे में बात करते हैं, समय की सीमा। हम अतीत में कितना पीछे देख सकते हैं? जवाब है बिग बैंग तक। हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन को देख सकते हैं, जो बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद का है। ये सबसे पुराना प्रकाश है जो हम देख सकते हैं। इससे पहले ब्रह्मांड अपारदर्शी था, प्रकाश बाहर नहीं निकल सकता था, तो हम बिग बैंग के पहले कुछ लाख सालों को सीधे नहीं देख सकते। लेकिन क्या हम अप्रत्यक्ष रूप से उस समय के बारे में जान सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक। वैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं जो बिग बैंग के बहुत करीब के समय से आ सकती हैं। न्यूट्रिनो, जो बहुत कमजोर रूप से परस्पर क्रिया करते हैं, वे भी बिग बैंग के शुरुआती क्षणों से आ सकते हैं। लेकिन फिर भी एक सीमा है। हम बिग बैंग से पहले नहीं देख सकते, क्योंकि बिग बैंग से पहले समय नहीं था, या कम से कम हमारी समझ के अनुसार समय बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। तो बिग बैंग से पहले एक अर्थहीन वाक्यांश है। ये ऐसा है जैसे उत्तरी ध्रुव से उत्तर में जाने की कोशिश करना। एक बार जब आप उत्तरी ध्रुव पर हैं, तो आगे कोई उत्तर नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद बिग बैंग से पहले कुछ था। शायद एक और ब्रह्मांड था जो संकुचित होकर बिग बैंग बना, या शायद हमारा ब्रह्मांड एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है जहां कई ब्रह्मांड हैं। लेकिन ये सब सिद्धांत हैं, हमारे पास इनका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि बिग बैंग ने सब कुछ मिटा दिया। उससे पहले की कोई भी जानकारी नष्ट हो गई। अब भविष्य की ओर देखते हैं। हम भविष्य में कितना आगे देख सकते हैं? सैद्धांतिक रूप से अनंत तक। समय का कोई अंत नहीं है, कम से कम हमारी वर्तमान समझ के अनुसार। लेकिन व्यवहारिक रूप से हम केवल वहां तक देख सकते हैं जहां तक प्रकाश हम तक पहुंच सकता है। और जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, कुछ आकाश गंगाएं हमसे इतनी दूर चली जाएंगी कि हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, भले ही हम कितना भी इंतजार करें। एक और दिलचस्प सीमा है सूचना की सीमा। ब्रह्मांड में सूचना प्रकाश की गति से तेज नहीं जा सकती। तो अगर कोई घटना हमसे 10 प्रकाश वर्ष दूर होती है, तो हमें उसके बारे में 10 साल बाद पता चलेगा। और अगर कोई घटना हमसे 10 अरब प्रकाश वर्ष दूर होती है, तो हमें उसके बारे में 10 अरब साल बाद पता चलेगा। तो जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं, तो हम उन्हें वर्तमान में नहीं देख रहे, हम उन्हें अतीत में देख रहे हैं। एक आकाश गंगा जो हमसे 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, हम उसे वैसा देख रहे हैं जैसी वो 1 अरब साल पहले थी। ये एक अजीब विचार है। जब हम आसमान की ओर देखते हैं, तो हम समय में पीछे देख रहे होते हैं। दूर की आकाश गंगाएं हमें अतीत की एक झलक देती हैं, और सबसे दूर की चीजें जो हम देख सकते हैं, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, वो हमें ब्रह्मांड के बचपन की तस्वीर दिखाती है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हम कभी नहीं जान सकते कि उन दूर की आकाश गंगाओं के साथ अभी क्या हो रहा है। हम केवल ये जान सकते हैं कि अरबों साल पहले क्या हुआ था। वर्तमान हमेशा हमारी पहुंच से बाहर है। सूचना की गति की सीमा के कारण हर चीज का वर्तमान एक रहस्य है। ये सीमाएं निराशाजनक लग सकती हैं, लेकिन वे वास्तव में ब्रह्मांड की सुंदरता का हिस्सा हैं। ये सीमाएं हमें विनम्र बनाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। वे हमें बताती हैं कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे। और शायद यही सबसे सुंदर बात है।
अगर हम सब कुछ जान लेते, अगर कोई रहस्य नहीं बचता, तो क्या जीवन उतना रोचक होता? रहस्य हमें जिज्ञासु बनाते हैं, वे हमें खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं। और भले ही हम कभी सब कुछ नहीं जान पाएंगे, ये यात्रा, ये समझने की कोशिश कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं, यही असली पुरस्कार है। चैप्टर 10, हम कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी रियली गोइंग? तो हम यहाँ हैं, इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। हमने बहुत कुछ देखा है, परमाणुओं की कंपन से लेकर आकाश गंगाओं के नृत्य तक, पृथ्वी की छिपी हुई गतियों से लेकर ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य तक। हमने समझा कि कैसे सब कुछ गति में है, कैसे कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन अब इस अंतिम अध्याय में हमें उस सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब खोजना है, हम कहाँ जा रहे हैं, और इससे भी जरूरी, इसका क्या मतलब है। आइए पहले संक्षेप में देखते हैं कि हमने क्या सीखा। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है। साथ ही ये सूरज के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से परिक्रमा कर रही है। सूरज हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग 7,92,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रहा है। हमारी मिल्की वे आकाशगंगा ग्रेट अट्रैक्टर की ओर लगभग 20,16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से खींची जा रही है। और इन सब के साथ ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। अगर हम इन सभी गतियों को जोड़ें तो हम पाएंगे कि हम इस पल में अविश्वसनीय गति से ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? भौतिक रूप से हमारी मिल्की वे आकाशगंगा अगले कुछ अरब सालों में एंड्रोमेडा आकाशगंगा से टकराएगी। वे मिलकर एक नई बड़ी आकाशगंगा बनाएंगी। हम ग्रेट अट्रैक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार के कारण हम शायद वहां कभी नहीं पहुंचेंगे। और अंततः खरबों साल बाद ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी जगह बन जाएगा। लेकिन क्या यही हमारी मंजिल है? क्या यही हमारा अंतिम गंतव्य है? शारीरिक रूप से हाँ, लेकिन क्या इससे ज्यादा कुछ नहीं है? मैं मानता हूं कि इस सवाल का एक गहरा, अधिक दार्शनिक जवाब भी है। जब हम पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम केवल भौतिक स्थान के बारे में नहीं पूछ रहे। हम पूछ रहे हैं कि हमारी यात्रा का उद्देश्य क्या है। हम पूछ रहे हैं कि इस सब का मतलब क्या है। और यहाँ विज्ञान हमें केवल आंशिक जवाब दे सकता है, बाकी जवाब हमें खुद खोजना होगा। आइए एक पल के लिए पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें। ब्रह्मांड लगभग 13 अरब 80 करोड़ साल पुराना है। बिग बैंग के बाद पहले कुछ सेकंड में बुनियादी कण बने, फिर परमाणु बने, फिर लाखों सालों में पहले तारे बने, फिर आकाशगंगाएं बनी, फिर कुछ तारों के चारों ओर ग्रह बने, और फिर कम से कम एक ग्रह पर, हमारी पृथ्वी पर, जीवन का जन्म हुआ। ये जीवन शुरू में बहुत सरल था, एकल कोशिकीय जीव। लेकिन समय के साथ ये जटिल होता गया। बहुकोशिकीय जीव बने, फिर पौधे और जानवर बने, फिर लगभग 3 लाख साल पहले मानव प्रजाति का जन्म हुआ। और कुछ हजार साल पहले मानवों ने सभ्यता बनाई। उन्होंने भाषा विकसित की, कला बनाई, विज्ञान की खोज की। और अब आज हम यहाँ हैं। हम वे प्राणी हैं जो ब्रह्मांड के बारे में सोच सकते हैं। हम वे हैं जो अपने अस्तित्व पर विचार कर सकते हैं। कार्ल सेगन ने एक बार कहा था, हम ब्रह्मांड का वो तरीका है जिससे ब्रह्मांड खुद को जानता है। हम तारों की धूल से बने हैं, और अब हम तारों को देखते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये एक गहरा और सुंदर विचार है। ब्रह्मांड ने अरबों साल में जटिलता का निर्माण किया, परमाणुओं से लेकर अणुओं तक, अणुओं से लेकर कोशिकाओं तक, कोशिकाओं से लेकर जीवों तक, जीवों से लेकर चेतना तक। और ये चेतना अब वापस मुड़कर ब्रह्मांड को देखती है और पूछती है, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो शायद हमारी यात्रा का गंतव्य कोई भौतिक स्थान नहीं है, शायद ये समझ की यात्रा है। शायद हम ज्ञान की ओर जा रहे हैं, समझ की ओर, जागरूकता की ओर। हर पीढ़ी पहले से थोड़ा ज्यादा सीखती है। हर युग में मानवता ने ब्रह्मांड को थोड़ा बेहतर समझा है। हजारों साल पहले लोग सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। फिर हमने सीखा कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। फिर हमने सीखा कि सूरज एक साधारण तारा है।
फिर हमने सीखा कि हमारी आकाशगंगा असंख्य आकाशगंगाओं में से एक है। हर खोज ने हमें विनम्र बनाया, लेकिन साथ ही हमारे ज्ञान को बढ़ाया भी। और ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं। डार्क मैटर क्या है? डार्क एनर्जी क्या है? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? मल्टीवर्स वास्तविक है या केवल एक सिद्धांत? बिग बैंग से पहले क्या था? इन सवालों के जवाब खोजना यही हमारी यात्रा का अगला चरण है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। ये यात्रा केवल वैज्ञानिकों की नहीं है, ये हम सभी की है। हर कोई जो रात को आसमान की ओर देखता है और विस्मय महसूस करता है, वो इस यात्रा का हिस्सा है। हर कोई जो सवाल पूछता है, जो जिज्ञासु रहता है, जो समझने की कोशिश करता है, वो इस यात्रा में एक यात्री है। और इस यात्रा में हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। हम इस सुंदर ग्रह पर रहते हैं, जो हमें पता है कि जीवन को धारण करने वाला एकमात्र स्थान है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी केयर करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की केयर करें, क्योंकि इस विशाल ठंडे ब्रह्मांड में हम सभी एक साथ हैं। इस छोटे से नीले बिंदु पर एक साथ यात्रा कर रहे हैं। कार्ल सेगन ने एक बार पृथ्वी की एक तस्वीर के बारे में लिखा था, जो वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने 6 अरब किलोमीटर दूर से ली थी। उस तस्वीर में पृथ्वी प्रकाश की एक किरण में एक छोटे से पीले बिंदु की तरह दिखती थी। सेगन ने लिखा, उस बिंदु को देखो, वह यहाँ है, वह घर है, वह हम हैं। उस पर हर कोई जिसे तुम प्यार करते हो, हर कोई जिसे तुम जानते हो, हर कोई जिसके बारे में तुमने कभी सुना है, हर इंसान जो कभी था, उन्होंने अपना जीवन वहां जिया। हमारी सारी खुशियां और दुख, हजारों आत्मविश्वासी धर्म, विचारधाराएं और आर्थिक सिद्धांत, हर शिकारी और शिकार, हर नायक और कायर, हर सभ्यता का निर्माता और विनाशक, हर राजा और किसान, हर युवा जोड़ा प्रेम में, हर माँ और पिता, हर आशावादी बच्चा, हर आविष्कारक और खोजकर्ता, हर नैतिकता के शिक्षक, हर भ्रष्ट राजनेता, हर सुपरस्टार, हर सर्वोच्च नेता, हर संत और पापी हमारी प्रजाति के इतिहास में वहां रहे, सूर्य की किरण में लटके धूल के एक कण पर। ये हमें परिप्रेक्ष्य देता है, हम कितने छोटे हैं। हमारी सारी लड़ाइयाँ, हमारे सारे संघर्ष ब्रह्मांडीय पैमाने पर कितने तुच्छ हैं, लेकिन साथ ही ये हमें कितना खास भी बनाता है। इस विशाल ब्रह्मांड में जहाँ तक हम जानते हैं, हम एकमात्र हैं जो इस सब के बारे में सोच सकते हैं। हम एकमात्र हैं जो कला बना सकते हैं, संगीत रच सकते हैं, प्यार महसूस कर सकते हैं, दया दिखा सकते हैं। तो जब हम पूछते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो शायद जवाब ये है, हम जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। भौतिक रूप से हाँ, ब्रह्मांड एक निश्चित दिशा में जा रहा है, लेकिन हमारी चेतना, हमारी सभ्यता, हमारा भविष्य, वह हमारे हाथों में है। हम चुन सकते हैं कि और अधिक खोज करें और अधिक समझें। हम चुन सकते हैं कि अपने ग्रह की रक्षा करें, अपनी प्रजाति को बचाएं। हम चुन सकते हैं कि एक दिन शायद हम तारों तक पहुंचें, शायद हम अन्य ग्रहों पर बस जाएं, शायद हम इस ब्रह्मांड में जीवन फैलाएं, या शायद हम यहीं रहें अपनी पृथ्वी पर, लेकिन बेहतर बने, दयालु बने, ज्ञानी बने। ये सब हमारी पसंद है। ब्रह्मांड हमें कोई पूर्व निर्धारित मंजिल नहीं देता, वह हमें स्वतंत्रता देता है, और उस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आती है। जैसे जैसे आप इस रात को सोने की तैयारी करते हैं, याद रखिए कि आप एक अद्भुत यात्रा पर हैं। आप घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रह्मांड में बह रहे हैं। आप तारों की धूल से बने हैं और आप तारों को देख सकते हैं। आप ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक जागरूक हिस्सा, एक सोचने वाला हिस्सा, एक महसूस करने वाला हिस्सा। और इस विशाल रहस्यमय यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, हम सभी इसमें साथ हैं। हर इंसान, हर जीवित प्राणी, सभी एक साथ इस छोटे से नीले ग्रह पर एक साथ ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम अज्ञात की ओर जा रहे हैं, रहस्य की ओर जा रहे हैं, संभावना की ओर जा रहे हैं। और ये यात्रा, ये अंतहीन अद्भुत रहस्यमय यात्रा, यही जीवन का सार है, यही अस्तित्व की सुंदरता है। जब आप सो जाएं तो ये जानते हुए सोएं कि आप एक महान यात्रा का हिस्सा हैं, और जब आप कल सुबह उठेंगे तो आप एक नई जगह पर होंगे। पृथ्वी घूमी होगी, हम सूरज के चारों ओर आगे बढ़े होंगे, हमारी आकाशगंगा ब्रह्मांड में आगे बढ़ी होगी, और यात्रा जारी रहेगी। क्योंकि यात्रा कभी खत्म नहीं होती,
हर अंत एक नई शुरुआत है। हर सवाल एक नया सवाल लाता है और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, जब तक हम खोजते रहेंगे, जब तक हम जिज्ञासु रहेंगे, तब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारी यात्रा जारी है। तो शुभ रात्रि प्रिय यात्री, अपनी यात्रा का आनंद लें और याद रखें कि आप कहाँ जा रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप ये यात्रा कैसे करते हैं, जिज्ञासा के साथ, विस्मय के साथ, दया के साथ, और हमेशा हमेशा उस अद्भुत रहस्य की सराहना के साथ कि हम यहाँ हैं अब, इस पल में, इस विशाल, बहुत सुंदर अनंत ब्रह्मांड में। धन्यवाद कि आपने स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ इस यात्रा को पूरा किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये यात्रा कैसी लगी। क्या आपका ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल गया? क्या अब आप रात को आसमान को अलग तरह से देखेंगे? हमें बताएं और याद रखें, हम सभी इस यात्रा पर एक साथ हैं। शुभ रात्रि और शुभ यात्रा।